हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्जन कंट्रोल के बारे में, जहाँ पे हम सीखेंगे गिट और गिटहब के बारे में। भले ही आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, आप डेटा साइंटिस्ट हो, आप फ्रीलांसर हो, आप किसी के साथ काम करना चाहते हो, इन एवरी केस यू नीड टू गो एंड मेक सम कॉपीज, यू नीड टू गो एंड डू सम काइंड ऑफ बैकअप। आपको वर्जन्स मेंटेन करना पड़ता है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर सरवाइव करना है, अगर उसको काम करना है, अगर इफेक्टिवली उसको ग्रो करना है, तो वर्जन कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जो सबको आना चाहिए। इस वीडियो में ये कोशिश करूंगा मैं आपको कि वो सारी चीज़ें जो आपको वर्जन कंट्रोल में समझ में आनी चाहिए, गिट के बारे में, गिटहब के बारे में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका, अगर आप कॉलेज में हो तो भी आप काफ़ी अच्छा इस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द फ्रीलांसिंग, फॉर द इंटर्नशिप, और अगर आप जॉब करते हैं इट्स गोना हेल्प यू इन योर जॉब एज वेल। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड, अंडरस्टैंड व्हाट वर्जन कंट्रोल एंड गिट एंड गिटहब इज। लेट्स गेट स्टार्टेड। Perfect. So let's quickly get started on understanding the version control, Git and GitHub के बारे में। तो सर इस पूरे क्लास में जो टॉपिक्स हम करने वाले हैं उस टॉपिक का लिस्ट है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड गिट इज। फिर गिट की शुरुआत करेंगे, फिर अपने लोकल रेपोजिटरी में अपन चेंजेस करेंगे, फिर हम समझेंगे कि ब्रांचिंग क्या होता है, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल रेपोजिटरी यानी रिमोट रेपोजिटरी। अब आप घबराओ मत, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप रिमोट रेपोजिटरी में चीज़ों को सिंक अप कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इत्मीनान से, अच्छे तरीके से, धीरे धीरे समझ के करेंगे, और मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ अगर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखा है, साथ में मेरा आपने कोड किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन टू द वर्जन कंट्रोल एंड द गिट सिस्टम। मान लीजिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक फाइल है जिसका ये वर्जन v1 है, ठीक है सर। अब इस फाइल में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो। अगर सेम फाइल में अगर आप चेंज करोगे तो पुराना कंटेंट क्या होगा, वो ओवरराइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए इस फाइल में आपने लिखा हुआ है हेलो सुनील, और इसी लाइन को अगर आप ओवरराइड करके लिख दे को हेलो विश्वा, तो जो पुराना वाला चेंज था वो तो आपने लॉस कर दिया। नॉर्मली इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर आप कभी भी नहीं चाहते हो कि कोई भी चेंज जो आपने किया है वो लूज हो। तो अगर मान लीजिए आपको कोई कहता है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ दोस्त, जिससे कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ या फिर नया चेंज लिख रहा हूँ, नई चीज़ें लिख रहा हूँ, नई चीज़ें तो लिख पाऊँ बट जो पुरानी चीज़ें हैं वो मिस ना हो जाए, वो मैं लूज आउट ना कर लूँ। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि जब भी आपको इस फाइल में कोई चेंज करना हो, इसको तो आप रखो ही, एक नया फाइल बना लो और फिर उसमें जाके आप चेंजेस करो। फिर से इसमें कोई चेंज करना है, यू गो टू अ न्यू फाइल, मेक चेंजेस देयर लाइक दिस। तो ये एक तरीका हो सकता है टू मेंटेन द डिफरेंट वर्जन्स, और आप बता भी सकते हो ये वाला लेटेस्ट वर्जन है, ये उससे पुराना वाला वर्जन, ये उससे पुराना वाला वर्जन, उससे भी पुराना वाला ये, और सबसे पुराना वाला वर्जन जो है वो फाइल है। अलग अलग वर्जन मैंने मेंटेन कर लिया। बट क्या लगता है आपको, लाइक इज दिस अ राइट स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग थिंग्स? एक चीज जो मुझे सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ फाइल्स, और लॉट ऑफ फाइल्स यूज कर रहा हूं, उसका क्या मतलब? इट मीन्स दैट आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, माई स्पेस रिक्वायरमेंट्स इज प्रीटी हाई। अब बात यहाँ पे एक फाइल्स की थी। अगर मान लीजिए आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपके 1000 फाइल्स हैं, सब में चेंज होना है, सबके अगर आप इस तरीके से नए नए बैकअप्स लेके नए नए फाइल्स बनाओगे तो यू विल हैव टू गो एंड मैनेज थाउजेंड्स ऑफ फाइल। एक तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा वो, दूसरा अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कौन से फाइल में कौन सा चेंज है। इट विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेसी एंड ट्रिकी। फेयर इनफ। तो दिस इज द चैलेंज। सो बिफोर आई गो एंड टॉक अबाउट, एक दो इशू आपने देख लिया, एक पहले ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि भैया वर्जन कंट्रोल होता क्या है। वर्जन कंट्रोल का मतलब होता है कि सर आप दो तीन चीज़ें करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जब भी कोई चेंज हो उसको मैं ट्रैक कर पाऊँ कि भैया किसने चेंज करा,
किस टाइम पे चेंज करा, क्या चेंज हुआ। आप ये भी चाहते हो कि डिफरेंट वर्जन्स आप मेंटेन कर पाओ, यू आर एबल टू मेंटेन द डिफरेंट वर्जन्स। फॉर एग्जांपल जब आप एंड्रॉयड फ़ोन की बात करते हो, कोई भी ऐप आप ले लो, आप देखो वो लगातार अपग्रेड होता रहता है। टेस्ला कार हर 2-3 महीने में टेस्ला कार गेट्स अपग्रेडेड बिकॉज ऑफ द न्यूअर वर्जन्स, राइट। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में यू कीप ऑन इम्प्रूविंग थिंग्स एंड एवरी टाइम यू कम टू अ स्पेसिफिक वर्जन विच इज हैविंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज, आप कहते हो एक नया वर्जन आ गया है, ठीक है ना। सो द वर्जन कंट्रोल हेल्प्स यू अचीव tracking this change, maintaining these versions. And also one of the things that it helps around is that it helps you to go and share your code with the external world. ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश करो। मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं और अब मान लीजिए आप काम कर रहे हैं फेसबुक में। आपसे पहले जो आपने कोड लिखा था उसके पहले एप्लीकेशन वाज ऑल वर्किंग परफेक्टली फाइन, फिर आपने कुछ कोड लिखा और कोड को आपने डिप्लॉय कर दिया एंड लेट्स से दिस इज वर्जन 12। जैसे ही आपने कोड डिप्लॉय करा फेसबुक इज डाउन, पूरे वर्ल्ड में फेसबुक डाउन है, लोग हाहाकार कर रहे हैं। नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट विल यू डू? आपके पास क्या टाइम होगा कि मैं कोड चेंजेस करके फिक्स कर दूं? नो, अ क्विक fix hand will be that I should go back to the previous version which is version 11 and I should go and deploy that. अभी तभी पॉसिबल होगा अगर आप अलग अलग वर्जन्स मेंटेन करोगे। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में सर टू मेंटेन द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and that's now we need to go and maintain this. Am I clear till this point? So this is what the version control is. and अगर अपन वर्जन कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करें मैनुअली, जैसा कि हमने इस वाले डायग्राम में देखा था, इसके कई सारे चैलेंजेस हैं। इट विल डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द चेंजेस बिटवीन द टू फाइल्स, इट विल नॉट बी एफिशिएंट बिकॉज हजारों फाइल्स बन जाएंगे। आप दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट कैसे करोगे, इसमें भी चैलेंजेस आएगा। एंड डिफिकल्ट टू स्टोर मेटा डेटा सच एज हु मेड व्हाट चेंजेस, डेट एंड द रीजन, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस हैं आपके पास मैनुअली मैनेज करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई आज के डेट में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इफेक्टिवली काम कर पाऊँ दोस्त, राइट, मैं वर्जन्स मेंटेन कर पाऊँ, मैं कोलैबोरेट कर पाऊँ लोगों के साथ, मैं रिमोट बैकअप ले पाऊँ, मुझे पता हो मेटा डेटा अबाउट द चेंज, ये सारी चीज़ अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे एक वर्जन कंट्रोल टूल सिस्टम को यूज़ करना ही पड़ेगा और वो सारे डेवलपर्स उसको यूज़ करते हैं। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसको यहाँ पे एक अच्छे से अंग्रेजी में हमने बस लिख रखा है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी अगर आप चाहते हो कि आपने किसी फाइल में, फोल्डर में या प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस आप करो उसको आप अच्छे से ट्रैक करना चाहते हो, उस अच्छे से आप उसको अलग अलग वर्जन में मेंटेन करना चाहते हो, आप अच्छे से उसको कोलैबोरेट या शेयर करना चाहते हो, तो वहां पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम में आता है, राइट। एंड दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, द वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हेल्प यू मैनेज द चेंजेस मेड टू अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी और अ प्रोजेक्ट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। क्यों करें वर्जन कंट्रोल सिस्टम? आप दो मेन रीजन है। एक, आपको ये हेल्प करता है फॉर ट्रैकिंग द चेंज, और दूसरा ये हेल्प करता है टू गो एंड शेयर दिस कोड विद द अदर पीपल। दूसरे लोगों के साथ आपने जो कोड लिखा है वो आपको शेयर करने में, कोलैबोरेट करने में ये आपको हेल्प करता है। कैसे करता है? विल ट्राई टू सी दैट। कुछ वही एडवांटेज है जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। कोलैबोरेशन वो कैसे हेल्प करता है, लेट्स ट्राई टू हेल्प मी अंडरस्टैंड। सो सर कोई भी जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना, वर्जन कंट्रोल टूल, वो दो पार्ट्स में काम करता है। पहला पार्ट मैं कहता हूं दैट इज कॉल्ड एज ए लोकल। लोकल मतलब कि मान लीजिए आप अगर कोई कोड लिख रहे हैं तो आप कहाँ लिखेंगे? आप अपने लैपटॉप में लिखोगे। तो आप ये जो वर्जन कंट्रोल टूल का है इसको लोकली आप इंस्टॉल कर लेते हो और उसके बाद जो भी चेंजेस आपने कोड में लिखे हैं वो सारी चीजें ट्रैक होने लगती हैं।
अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग कमिट्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आगे जाके हम देखने वाले हैं। तो क्या मतलब है कि आप कोड लिख रहे हो अपने लोकल मशीन में, अलग अलग फाइल्स में चेंजेस करते जा रहे हो, अलग अलग वर्जन्स बनता जा रहा है, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे लोकल चेंज ट्रैक करते हो। एक बार जब आपने लोकली चेंजेस कर लिए और आप चाहते हो कि मैं अब दुनिया को शेयर करूं, तो इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सर एक और पार्ट होता है जिसको मैं कहता हूं रिमोट। ठीक है, एक रिमोट सर्विस, एक वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना, जो कि कहीं और होस्टेड होगा, कहीं और किसी होस्टेड पे सर्वर होगा, होस्टेड सर्विस और एप्लीकेशन। आप क्या करते हो, आप अपने लोकल को इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो ताकि अपने लोकल वाले कोड को इस रिमोट वाले पे आप यहाँ पे बैकअप की तरह यूज कर पाओ। अब इसका दो फायदे, अगर आपने लोकल वाले कोड को रिमोट पे बैकअप कर लिया है तो मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से आपका लैपटॉप चोरी हो जाए, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए आपके लैपटॉप में, यू स्टिल हैव योर कोड सेफ बिकॉज ये रिमोट में है। और रिमोट पे कोड डालने का फायदा एक दूसरा ये भी होता है कि जो दूसरे यूजर्स हैं जो कि आप इस रिमोट के साथ कनेक्टेड है, वो भी आपका कोड अपने कोड में वापस लेके जा सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन गो एंड शेयर द कोड, दिस इज हाउ यू गो एंड शेयर द कोड। इस तरीके से आप कोलैबोरेशन अचीव कर पाते हो। अब ये पूरी चीजें हम लोग हैंड्स ऑन देखने वाले हैं आज के क्लास में कि कैसे आप लोकली में फाइल चेंजेस को कंट्रोल करते हो, फिर वो जब चेंजेस हो जाता है रिमोट में कैसे सेम चीजें की जा सकती हैं, और कैसे रिमोट एंड लोकल को कनेक्ट करके यू गो एंड डू द वर्जन कंट्रोल। फिर आगे बढ़ते हैं। सेम चीज को जो मैंने भी डायग्राम बनाया था, एक अच्छे डायग्राम में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका सर्वर या रिपोजिटरी है। मान लीजिए ये पहला इंसान जो अपने लोकल कोड में वो चेंजेस कर रहा है, चेंजेस को जब वो डालता है तो उसको वर्जन कंट्रोल की दुनिया में रिपोजिटरी कहते हैं। फिर इस रिपोजिटरी को जब वो रिमोट में ऐड करता है उस टर्म को हम लोग कहते हैं पुश, और अगर वो रिमोट से वापस लेके आता है उसको हम कहते हैं पुल। पुल मतलब कि रिमोट से लोकल में लेके आना, पुश मतलब अपने लोकल से रिमोट में कोड को भेज देना। दूसरा वर्क स्टेशन या PC2 है, वो क्या करेगा, इस सर्वर से वो पुल करेगा, रिपोजिटरी में लोकल लेके आएगा, फिर उसमें चेंजेस होंगे और फिर से वो पुश करेगा। इस तरीके से मल्टीपल डेवलपर्स आर एबल टू शेयर द सेम पीस ऑफ द कोड and they keep on changing the data, changing the code and then sharing with each other. इस तरीके से एक मल्टी टीम में कोलैबोरेटिव वर्क पॉसिबल हो पाता है। जब भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात आएगी तो उसमें ये सारे टर्म्स आपके पास हमेशा आएंगे, और आगे जाके ये सारे टर्म्स को एक एक करके हम समझने वाले हैं। रिमोट मतलब कि रिमोट सर्वर जहां पे आप कोड को बैकअप के लिए डालते हो, वहां से बाकी लोग भी कोड को पुल कर सकते हैं। सेंट्रल भी इसको बोलते हैं, इसको मास्टर रिपोजिटरी भी कहते हैं। दूसरा लोकल जो आपके मशीन पे डिप्लॉयड है। Now one of the most commonly used version control system is Git, और इस वजह से यहाँ पे मैंने लोकल गिट रिपोजिटरी लिख रखा है, पर ये गिट के अलावा दूसरा भी हो सकता है, और भी कंपटीशन है, विल सी दैट अहेड। जब आप लोकल चेंजेस को रिमोट पे डाल देते हो उसको हम पुश करना बोलते हैं, रिमोट चेंजेस को लोकल में लेके आते हैं उसको हम पुल करना कहते हैं। मास्टर एक ब्रांच का नाम है, ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है आगे देखेंगे। अभी के लिए बस आप मान के चलो कि मास्टर एक ब्रांड का नाम है। आजकल मास्टर को रिप्लेस करके हम लोग मेन यूज करने लगे, बिकॉज लोगों का मानना है कि मास्टर इज नॉट अ वेरी गुड इंग्लिश वर्ड टू बी यूज्ड हियर, ठीक है। और हेड क्या करता है, हेड आपके करंट ब्रांच या स्टेट ऑफ द कोड को पॉइंट करता है। ज़्यादा इंटिमिडेट मत होइए सर, ये सारे टर्म्स अपन आगे जाएंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे और चीज़ें पूरी तरह के क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी अपनी। नाउ जब मैं वर्जन कंट्रोल की बात करता हूँ, देयर आर मल्टीपल कंपनीज हु आर मेकिंग द वर्जन कंट्रोल टूल्स, बट एक ऐसी कंपनी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज गिट। गिट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज्ड वर्जन कंट्रोल टूल, और गिट का दोस्त जो मार्केट शेयर है वो है 89.46%। बाकी सारे कॉम्बाइन कर लो और गिट अकेला ऑलमोस्ट 90% के आसपास मार्केट शेयर करता है।
एंड इसी रीज़न है कि हम आपको इस वर्जन कंट्रोल में गिट ही पढ़ाने वाले हैं, बिकॉज देयर इज वेरी हाई चांस कि आप जिस कंपनी जिस स्टार्टअप के लिए काम करोगे वहाँ पे भी वर्जन कंट्रोलिंग गिट के थ्रू ही हो रही होगी। कुछ अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई थिंक ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि गिट को किसने बनाया। आई थिंक नो वन विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, पर जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो आई थिंक आई फील दैट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, कि गिट के जो मेकर हैं वो वही है जिन्होंने लिनक्स भी बनाया था, राइट? तो लिनक्स के क्रिएटर थे लिनस टॉरवाल्ड्स, एंड इंटरेस्टिंगली गिट को भी इन्होंने ही बनाया था। तो यू गाइस कैन थिंक ऑफ दैट हाउ स्मार्ट दिस गाय लिनस टॉरवाल्ड्स वाज। नाउ गिट एज अ वर्जन कंट्रोल टूल हम यूज करने वाले हैं। बाकी सारे भी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। गिट का ही क्या फायदा है? तो कई सारे फायदे। पहला तो ये है कि काफ़ी फास्ट है, और फास्ट इसलिए भी है क्योंकि वो लोकली अपन इंस्टॉल कर लेते हैं और सारा सारा परफॉर्मेंस उनका लोकल होता है, तो इट गिव्स देम द स्पीड। दूसरा, इट इनेबल्स द फ्लेक्सिबल वर्जन कंट्रोल। आगे देखेंगे सर, वर्जन कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, एक वर्जन कंट्रोल का सबसे बड़ा यूज केस ये है कि यू शुड बी एबल टू हॉप बिटवीन द वर्जन्स, यानी आप पीछे चले जाओ, आगे चले जाओ, यू कैन रिवर्ट बैक द चेंजेस। वो सारी चीजें बड़े आसानी तरीके से गिट में होती है, तो दैट वी कैन गो एंड डू इट। गिट इज वेरी हेल्पफुल अगेन व्हेन यू गो एंड मेक यूज द डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स, और हर चीज में, हर एक चेंज में इट इंश्योर दैट इंटीग्रिटी इज देयर बाय डूइंग द हैश वैल्यू। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं गिट के, बिकॉज ऑफ विच you know that 90% of the janta, the 90% of the people in the world, all the techies in the world prefer Git. Now बात जब भी गिट की आती है तो हमेशा ये कंपैरिजन हो जाता है कि भैया गिट और गिट क्या सेम है? आंसर है नो। पर क्या डिफरेंस है गिट और गिटहब में? सिंपल सा, मैंने आपको बताया कि कोई भी जो वर्जन कंट्रोल होता है इंक्लूडिंग गिट, उसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा मेरा लोकल और एक होगा रिमोट। जो लोकल वर्जन कंट्रोल आप इंस्टॉल कर रहे हो फॉर डूइंग द वर्जन कंट्रोल ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर मशीन, दैट इज टिपिकली द गिट। ऑन द अदर हैंड, जो मैं ब्राउजर पे ओपन करूंगा एज अ वेब एप्लीकेशन, एज अ रिमोट सर्वर, जहां पे मैं बैकअप चीजों को लेके करूंगा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गो इनटू दिस प्लेस कॉल एज www.github.com, राइट? ये वाला जो रिमोट लोकेशन है इसको ही मैं बोल देता हूं सर कि ये है गिटहब, ये है मेरा गिटहब। फेयर इनफ। दोनों ही चीज़ों को ध्यान से देखेंगे अपन, गिटहब के बारे में जानेंगे, लोकल के बारे में जानेंगे, फिर दोनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, एंड आई थिंक इट विल हेल्प आवर कॉन्सेप्ट्स गेट बेटर। गिटहब की बात कर रहे थे, गिटहब के कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हैं इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बिटबकेट, वी हैव सोर्स4j, वी हैव गिटलैब, एंड ऑलमोस्ट एवरी क्लाउड प्रोवाइडर हैव देयर ओन वे ऑफ होस्टिंग द कोड बेसिस। चलिए पहले देख लेते हैं कि गिटहब क्या होता है, एक क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मैं अपना ब्राउज़र खोलता हूँ, ये इनकॉग्निटो मोड है, तो मैं पहले गिटहब सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? github.com, और जैसे ही आपने ये बोला आपको ये github.com साइट दिखाई दे रही होगी। I go and open my desk Scribble, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी ऑलरेडी या तो होंगे गिटहब पे, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप गिटहब पे जाइए और अपना प्रोफाइल बना लीजिए। मेकिंग अ प्रोफाइल इन गिटहब इज़ वेरी सिंपल। अगर मैं आपको बताऊँगा तो शायद आपके समय का सही उपयोग नहीं करूँगा, बिकॉज आई बिलीव यू गाइज आर मास्टर ऑफ मेकिंग प्रोफाइल्स ऑन ऑल द सोशल मीडियाज। तो जैसे आप लिंक्डइन पे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, वैसे ही आपका गिटहब पे भी प्रोफाइल बन जाएगा यहाँ पे। तो यू हैव टू जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द साइन अप। साइन अप पे करने के लिए लेट्स सी दैट हाउ डज इट वर्क्स आउट। अगर मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो इसमें कई सारे चीज़ें पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा आपका नेम क्या है, मैं डालता हूँ kankavach@gmail.com। कंटिन्यू करता हूँ तो ये कह रहा है ईमेल यू हैव प्रोवाइडेड इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ एन अकाउंट, तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ 111, और अब क्लिक करूँगा कंटिन्यू, तो शायद अगली दफ़ा चला जाएगा। लेट मी गो एंड पुट सम पासवर्ड, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। पासवर्ड में भी कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज सिंपल सा मैंने लिखा है, तो यहाँ पे 12 के अलावा 123 डाल देता हूँ। अब एक हो गया है। फिर मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ VISH और कंटिन्यू करता हूँ। ये अवेलेबल नहीं है तो 0719877 ऐसे कर लेता हूँ।
कंटिन्यू करता हूँ, ये अवेलेबल है। ईमेल नहीं चाहिए मुझे, वेरीफाई योर अकाउंट। तो इन्होंने क्या किया, कई सारे स्टेप्स दे रखे हैं ताकि कोई बॉट आके इसको हाईजैक ना कर ले, इस पर डीडोस अटैक ना कर ले। पर जिस तरीके से आप जाके अपना गिटहब प्रोफाइल बनाते हो, एक बार आपने गिटहब प्रोफाइल अपना बना लिया है तो आपका कुछ गिटहब अकाउंट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं सर, आई डोंट वांट यू टू गेट ओवरवेल्म्ड एज ऑफ नाउ। सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे अभी देखते हैं और फिर आगे जाके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो सेक्शन है, जब मैं फोटो पे अपने क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देता है प्रोफाइल, रिपोजिटरीज एंड ऑल दी स्टफ। इन सारी चीज़ों में जो आपके काम की चीज़ है, जो यहाँ पे आपको समझना चाहिए, उसको हम कहते हैं रिपोजिटरीज। रिपोजिटरी क्या है सर, एक टर्मिनोलॉजीज है गिट का। गिट की टर्मिनोलॉजी में क्या होता है कि जो भी आप कोड लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, राइट, सो गिटहब की दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो अपने कोड्स को लिखते हैं, राइट, दे गो एंड पुश देयर कोड। एंड सिमिलरली हर एक इंसान, you can go and push lot of many files and projects। अब क्या है कि हर चीज को अगर आप एक ही जगह पे डंप करोगे तो उसको सर्च करना, फाइंड करना गेट्स वेरी टफ, राइट। मान लीजिए कि आप दवाई की दुकान में गए हो और सारी दवाइयाँ एक जगह इकट्ठी पड़ी हुई हैं, और अगर आप दवाई वाले से मांगते हो कि भैया मुझे डोलो 650 दे दो, डू यू थिंक वो आसानी से दे पाएगा आपको? उसको सारे उस पाइल्स ऑफ मेडिसिन के बीच में घुसकर इट हैज टू गो एंड स्कैन ईच एंड एवरी मेडिसिन टू गेट यू डोलो 650। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, बट दे आर एबल टू गेट यू बिकॉज उन्होंने अच्छे तरीके से उसको अरेंज कर रखा है, हर एक बॉक्सेस बना रखे हैं अल्फाबेटिकली, सो दैट यू गो एंड सी से डोलो 650, वो जाता है डी वाले बॉक्स पे और डोलो 650 निकाल के आपको दे देता है। सेम चीज गिट वाले ने भी फॉलो कर रखा है। उन्होंने क्या रखा है कि सारे फाइल्स या जो प्रोजेक्ट जो आप डालोगे उसको मैं लॉजिकली बकेट्स में कैटेगराइज करूंगा। एक बकेट में एक प्रोजेक्ट आप डाल सकते हो, और गिट के टर्म्स में उस प्रोजेक्ट को, लोकेशन को जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट या कोड को डालते हो, उसको वो कहते हैं सर रेपोजिटरी। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं तो पहला स्टेप जो मेरा होगा, दैट आई विल गो एंड क्रिएट repo and then I will go and add codes in the repository। अब ये रेपो कैसे बनाते हैं अभी देख लेते हैं, और उसके बाद वाली चीज़ें कोड पुश करना, वो सारी चीज़ें डिटेल से लेटर ऑन देखेंगे। तो अभी मैं वापस से अगर आ जाऊँ यहाँ पे, तो रेपोजिटरी बनाने के लिए तो ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा बटन दिख रहा है न्यू, या तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो दोस्त। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको न्यू क्रिएट रेपोजिटरी पे लेके जाएगा, या फिर आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक कर दोगे तो भी आप नई रेपोजिटरी बना सकते हो। न्यू रेपोजिटरी बनाने के लिए आपको यहाँ पे नाम डालना पड़ता है, तो कुछ यहाँ पे कर देते हैं गिटहब, और चूंकि मैं आपको इंग्लिश में सिखा रहा हूँ तो मैं इसको इंग्लिश बोल देता हूँ, गिटहब इंग्लिश। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, पर एक अच्छा हैबिट है कि आप यहाँ पे डालो, यहाँ पे डाल दो कि दिस इज द रेपो आई एम क्रिएटिंग टू लर्न गिटहब। दो टाइप के रेपो होते हैं सर, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक मतलब कि आपने जो रेपो बनाया वो दूसरे लोग भी देख सकते हैं, दूसरे लोग भी पढ़ सकते हैं, दूसरे लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइवेट मतलब कि वो सिर्फ प्राइवेट हो गया आपके लिए, नो वन शुड बी एबल टू गो एंड सी दैट। पब्लिक ही रहने देते हैं, ऐसा कुछ चमत्कारी कुछ लिखने नहीं वाले इस वाले कोड में। रीडमी फाइल का मतलब होता है एक ऐसा फाइल जो कि आपको रेपो के बारे में बताता है कि क्या है इस रेपो में, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर एक किताब का एक प्रीफेस होता है जहाँ पे आप किताब को इंट्रोड्यूस करते हो, आपके पास इंडेक्स होता है कि कौन कौन से चैप्टर कौन से पेज नंबर्स में हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपने कोई कोड लिखा है और आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा कोड लिखा है, दूसरे लोगों को वो कोड समझने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है, उनको पता नहीं होगा कि आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे करना है। तो वो सारे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, ये कोड किसके बारे में है, इसको कैसे आप क्लोन कर सकते हो, उसको आप कैसे चालू कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप रीडमी फाइल में डालते हो। ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो नहीं भी डालो। दूसरा है डॉट गेट इग्नोर, इसको अभी आप इग्नोर करिए। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको बाद में वापस से बुलाकर इस गेट इग्नोर के बारे में अच्छे तरीके से समझाएंगे।
लाइसेंस फाइल वही है जो आप समझ रहे हैं। हर एक फाइल, हर एक कोड, आप अगर चाहते हो कि मैंने कुछ इन्वेंशन कर लिया है, नया कर लिया है, दूसरे लोग इसको यूज ना करें और करे तो वो फिर मुझे पैसा दे, कॉपीराइट दे, राइट, तो आप लाइसेंस के टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स में डाल सकते हो। अब चूंकि ये तो मैं नॉर्मल कोड लिख रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है, तो लाइसेंस को यहाँ पे इग्नोर करते हुए विल गो एंड क्लिक ऑन द क्रिएट रिपोजिटरी। क्रिएट रिपोजिटरी पे हमने इसको क्लिक किया और ये मेरा रेपो बन चुका है। अब इसको यहाँ ही रहने देते हैं। जितना अभी तक हमें समझना था गिटहब के बारे में हमने उसको समझ लिया। अब एक काम करते हैं, सीक्वेंस से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने समझा है कि गिट में दो हिस्से हैं, एक है गिट का लोकल, गिट लोकल, और दूसरा है गिट रिमोट जो कि है गिटहब। तो मैं गिट लोकल में काम करना चालू करता हूं। पहले हम देखेंगे कि अपने लैपटॉप में गिट को यूज़ करके क्या क्या अलग अलग कमांड्स हैं, कैसे सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। फिर हम लोग सेम चीज़ गिट रिमोट में करने की कोशिश करेंगे और फिर इस दोनों को कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे कि कनेक्ट करने के बाद क्या सारे चेंजेस हो रहे हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। पानी वानी पीना है तो पॉज कर लीजिए, गो देयर, ड्रिंक वाटर, कम बैक एंड मेक श्योर दैट वी आर डूइंग दिस टॉपिक वेल। अब गिट लोकल चालू करने से पहले सर, अगर मान लीजिए मैं अपने लैपटॉप में गिट का कोड लिखना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गो एंड ब्रिंग गिट, आई हैव टू गो एंड इंस्टॉल गिट ऑन माई लैपटॉप। अब ये लैपटॉप आपका विंडोज़ का हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है, या फिर मैक का हो सकता है। अगर नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्विकली आपको दिखा देता हूँ ब्राउज़र में। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ और सिंपली अगर सर्च कर लूँ गिट इंस्टॉल, तो पहला लिंक ही जो आता है वो डाउनलोड गिट का आता है। इस पर आप क्लिक कर लीजिए और फिर डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है या मैक है या फिर लिनक्स है, आप अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर लीजिए। एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद सारे कमांड्स ऑलमोस्ट हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सिमिलर ही हैं। विंडोज़ में आपके पास गिट बैश आ जाएगा, आप गिट बैश को यूज़ करिए फॉर रनिंग ऑल द कमांड्स। मैक ओएस और लिनक्स में आपके पास टर्मिनल है जहाँ पे आप लिनक्स बेस्ड कमांड यूज़ कर सकते हैं और वो दोनों कमांड ऑलमोस्ट सेम होंगे गिट बैश में या फिर आप टर्मिनल जो यूज़ कर रहे हैं मैक ओएस या लिनक्स में। सो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप इसको इंस्टॉल कर लो। स्टेप्स टू इंस्टॉल इट के लिए एक डॉक्यूमेंट भी आपको दिया गया होगा, उस डॉक्यूमेंट में डिटेल आउट लिखा होगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू इंस्टॉल गिट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, गिट को इंस्टॉल कर लीजिए, मेक श्योर दैट इट इज वर्किंग ऑन योर लोकल मशीन और फिर अगले स्टेप्स साथ में चालू करते हैं। तो चालू करते हैं गिट लोकल से। अजम्पशन मैं ये कर रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके गिट को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा होगा जैसे मैंने आपको बताया है। अब गिट इंस्टॉल हो गया है कि नहीं उसको चेक करने के लिए अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप अपना गिट बैश ओपन कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स या फिर एप्पल मशीन में, मैकबुक में है तो आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। मैं अभी मैकबुक से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने अपना टर्मिनल खोल रखा है एंड आई जस्ट गो एंड डू गिट -v। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा गिट -v और इंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बॉस कि गिट का जो वर्जन मेरे मशीन में इंस्टॉल्ड है वो कौन सा है सर? गिट का वर्जन जो मेरे मशीन में इंस्टॉल्ड है वो है गिट वर्जन 2.39.3 इटसेल्फ। बढ़िया बात है, मतलब गिट तो काम कर रहा है मेरा। अब सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला था कि गिट क्या करता है सर आपके लिए? गिट आपके लिए करता है वर्जन कंट्रोल। और वर्जन कंट्रोल में वन ऑफ द फीचर वाज दैट टू मेंटेन द मेटा डेटा अबाउट द चेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप क्या कैप्चर कर सकते हो? फॉर एग्जांपल अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो चेंज कौन कर रहा है, हु इज डूइंग दैट चेंज, व्हाट इज द ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्सन, एट व्हाट टाइम दैट चेंज हैपेंड। तब चूंकि गिट को मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो मुझे गिट को बताना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। गिट किसका नाम वहां पे डालेगा? अपना नाम तो डालेगा नहीं, कोई ह्यूमन ही कोई चेंजेस कर रहा होगा। तो गिट को चाहिए एक कॉन्फ़िगरेशन ताकि वो ऐड कर पाए कि यहाँ पे कौन इंसान है जो ये गिट के कमांड्स रन कर रहा है या फिर कमिट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम गिट कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। तो अभी के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करने वाले हैं, अगर मैं बोलूं गिट config और मैं लिख देता हूं यूजर डॉट नेम।
आप देखोगे git config user dot name क्या है, विश्वा है, मैंने पहले से इसको कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ था। और ठीक इस तरीके से मैं बोलूँ git config user dot email अगर मैं करूँगा तो ये मेरा ईमेल आईडी आ रहा है। पहली दफ़ा दोस्त जब सबसे पहली दफ़ा आप ये इंस्टॉल कर रहे होगे तो जब git config user dot name करोगे या फिर git config user dot email करेंगे ना, तो इसमें कोई भी वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। देयर इज अ वेरी हाई चांस अगर आप गिट पहली दफ़ा सीख रहे हो और ये आप कमांड्स रेप्लिकेट करने की कोशिश करो अपने सिस्टम में, तो विश्वा और कंकविश यानी आपका जो ईमेल आईडी या नाम नहीं दिखाई देगा। टू सेट दैट वैल्यूज व्हाट वी गोइंग टू, वी गोइंग से दैट गिट कॉन्फ़िग एंड हम एक ग्लोबल का ऑप्शन देते हैं कि ग्लोबली हर जगह यूजर डॉट नेम की वैल्यू कुछ अब जो भी मन इसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम करीना डाल सकता हूँ और मैं अगर अब यहाँ पे इसको गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम कर दूँ तो वैल्यू करीना इंडिकेट कर रही है, बट मैं अपने नाम से करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक यूज ऑफ करीना टू गो एंड मेक चेंजेस इन द गिट, तो मैं फिर से इसको चेंज कर देता हूँ। आई गोइंग से दैट गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम और मैं यहाँ पे नाम अपना चेंज करके विश्वा कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से आप गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल ऑप्शन यूज करके आप ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हो, यूजर डॉट ईमेल करके आप उसको चेंज कर सकते हो। तो गिट इंस्टॉल हो गया, गिट को कॉन्फ़िगर भी कर लिया, बता दिया कि नाम क्या है और ईमेल आईडी क्या है। नाउ इस टर्मिनल को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अगर आप टर्मिनल बेस्ड हैं, कुछ कमांड्स आपको मैं बता देता हूँ। अगर इस पूरे स्क्रीन को मुझे क्लीन करना है तो आई गो एंड से दैट क्लियर, और जैसे मैंने किया पूरा का स्क्रीन क्लियर हो गया। मैं अभी कौन से डायरेक्टरी में हूँ उसको मुझे अगर पता करना है कि व्हाट इज माय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का जो इनिशियल्स है PWT अगर मैं टाइप करता हूँ तो मुझे बताता है कि दोस्त अभी आप ना यूजर फोल्डर के अंदर में हो, विश्वा है, विश्वा के अंदर में वर्क है, वर्क के अंदर गिट ग्राउंड है, गिट ग्राउंड के अंदर में गिट हिंदी फोल्डर है। इस वाले फोल्डर में आप अभी डिसाइड कर रहे हो। दिस इज द करंट सिचुएशन। फेयर, कूल है। इसको अब हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ना एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेते हैं और उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में मैं देखने की कोशिश करूंगा कि गिट को कैसे हेल्प लेके आते हैं। तो मैंने बना लिया है पहले mkdir, ये कमांड है जिससे मैं फोल्डर बना सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे mkdir और मैं इसको बोलता हूँ माई प्रोजेक्ट। फिर इसके अंदर चले जाते हैं माई प्रोजेक्ट के अंदर में, और माई प्रोजेक्ट के अंदर में जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई फाइल बना लेता हूँ। फाइल बनाने के लिए हम लोग VI एडिटर यूज़ करते हैं। ये लिनक्स बेस्ड टर्मिनल में काफ़ी कॉमन है। आप चाहो तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर बना के और एक फाइल बना के सेव कर सकते हो। VI एडिटर करने के लिए VI कमांड टाइप करते हो और फाइल का नाम दे देते हो। लेट्स से दैट माय फाइल का नाम है file1.txt। जैसे मैंने टाइप किया आप एक VI टर्मिनल खुल जाता है। इसके अंदर में छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ, आप प्लीज़ ओवरवेल मत होना। अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना है ना अभी, तो आप पहले आई दबा दो। आप आई जैसे ही दबाओगे वैसे आप देखोगे नीचे में ये जो चेंज हो गया, ये कह रहा है प्रॉम्प्ट कि आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मैंने लिखा और इसके बाद एस्केप दबाते ही वो फिर मोड चला गया। फिर से अगर मैं जाना तो फिर मुझे आई दबाना पड़ेगा, और मैं इस मोड से बाहर अगर निकलना चाहता हूँ तो मैंने एस्केप बटन, अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस किया है। और एस्केप बटन प्रिंट करने के बाद मैं एक बार सेमीकोलन, और W का मतलब की होता है कि राइट, एंड Q का मतलब होता है कि आप क्विट करना चाहते हो ये वाला टर्मिनल, और अब बाहर निकल गया। मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। VI file1.txt में करूंगा और इंटर करूंगा तो ये मेरा VI एडिटर खुल गया। इसमें अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं इंसर्ट आई दबाता हूँ तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हेलो माय स्टूडेंट्स, इसको मैं एक और एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देता हूँ। अब जो चेंजेस मैंने करे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है तो एस्केप बटन दबाऊंगा, और उसके बाद सेमीकोलन, फिर W मतलब राइट एंड Q का मतलब क्विट, और उसके बाद मैं एक्सक्लेमेटरी डाल के कहता हूँ कि भाई फोर्सफुली बंद कर दो, अगर कोई दिक्कत हुई तो भी बंद कर देना, एंड आई गो एंटर दिस। जैसे मैंने कहा ये फाइल मेरा बन चुका है। अब इस फाइल के अंदर क्या है इसको अगर मुझे पढ़ना है तो एक तो तरीका होगा कि मैं VI file1 कर लूँ और फिर देख लूँ, और दूसरा आसान तरीका है बिना VI एडिटर को यूज़ किए, उसको मैं कहते हैं कैट। तो जैसे आपने कैट कमांड करने के बाद फाइल का नाम दिया, वो बस उसके नीचे अगली लाइन पे आप देख रहे हो कि उसका जो भी कंटेंट है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैंने लिखा कैट file1.txt, इसने मुझे आंसर दे दिया कि हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, right, this is the answer which I got. Cat file1.txt got me the answer hello my dear students. fair है यहाँ पे सर, everything is all good.
परफेक्ट। नाउ इस टाइम पे अब देखो इस तरीके सोचो कि मेरे इस लैपटॉप में गिट तो आ गया है। मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मेरे लैपटॉप में गिट आ चुका है और मैं अभी प्रोजेक्ट फोल्डर में हूं, माई प्रोजेक्ट। अब इस तरह सोचो कि आप घर में आपके काफी गर्मी लग रही है, आपने एसी खरीद लिया, एसी आपके घर में डिलीवर हो चुका है, आपके घर में ही है, पर क्या एसी ठंडा करना चालू कर देगा? नहीं करेगा ना। सिर्फ एसी आने से काम नहीं होगा, आपको उसको बोलना पड़ेगा, आपको उसको जाके अपने दीवार पे फिक्स करवाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर देना होगा, एंड देन ओनली दैट एसी विल बी एबल टू स्टार्ट कूलिंग योर रूम। सेम चीज यहाँ पे भी है, गिट है मेरे पास, मैं देखना चाहता हूँ कि गिट अभी कुछ काम कर रहा है क्या, तो मैं इस फोल्डर के अंदर में हूँ और मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस, एक सबसे कॉमन कमांड जो बार बार हम यूज करने वाले हैं, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, गिट स्टेटस अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो बोलेगा कि दोस्त ये तो अभी गिट रेपोजिटरी है ही नहीं, अभी एसी तो लगा ही नहीं है, आप कैसे सोच सकते हो कि आपको ठंडी हवाएं मिलेंगी रूम में, राइट। तो मैंने जैसे यहाँ पे किया गिट स्टेटस, ये कह रहा है फैटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज डॉट गिट। तो सबसे पहली चीज, जैसे आप एसी लाते हो उसको इंस्टॉल करना होता है, हर एक प्रोजेक्ट में आपको जाके गिट सेटअप करना होता है ताकि गिट उसमें अपने एक्शंस करने चालू कर दे। हाउ डू वी डू दैट सेटअप? दैट सेटअप इज डन ओनली वंस। हर एक प्रोजेक्ट को जिसको आप चाहते हो कि गिट हैंडल करे, आपको एक बार उसका वन टाइम सेटअप करना होता है। और वो वन टाइम सेटअप क्या है? उस वन टाइम सेटअप को हम लोग कहते हैं सर गिट इनिट। तो जैसे मैंने गिट इनिट किया, आपको एक लाइन यहां पे नीचे में दिखाई दे रही होगी, वो कहता है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी डॉट गिट। नाउ लिनक्स की दुनिया में अगर मैं चाहता हूं कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स है दोस्त मुझे दिखा दो, तो मैं एक कमांड रन करता हूं ls। अभी दिखा रहा है एक ही फाइल है मेरे पास, file1.txt। और अगर आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से स्कैन करना चाहते हो कि इसके अंदर में क्या है, तो आप एक और ऑप्शन दे सकते हो, एंड दैट ऑप्शन इज कॉल्ड एज ls-a। तो जब आप ls-a करते हो तो आपको एक और फोल्डर मिलता है, हिडन फोल्डर मिलता है, और ये है मेरा डॉट गिट फोल्डर। दिस इज माई डॉट गिट फोल्डर। ये ना एक हिडन फोल्डर है। तो जैसे ही आप किसी भी प्रोजेक्ट को गिट इनिशियलाइज करते हो, सबसे पहली चीज क्या होती है, एक डॉट गिट फोल्डर आपके लिए क्रिएट हो जाता है। एक बार इस डॉट गिट फोल्डर के अंदर भी चले जाते हैं, देखते हैं दोस्त है क्या। तो इफ आई गो इनसाइड दिस डॉट गिट फोल्डर डॉट गिट, और मैंने यहाँ पे ls किया, तो आप देख रहे हो कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे कई सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, हेड क्या है, कन्फिग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, हुक्स क्या है, इन्फो क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, रेफरेंसेस क्या है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको इन सारे टर्म्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो आएगी। ये हेड क्या होता है, कन्फिग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है। मैं चाहूंगा कि अभी आप थोड़ा पॉज कर लीजिए वीडियो को, और अगर आप अपने सिस्टम पे इसको अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हर एक फोल्डर के अंदर जाके देखिए जनाब कि हेड क्या है, कन्फिग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, हुक्स क्या है। थोड़ा बी लिटिल इंक्विजिटिव। आई वांट टू ब्रॉडन योर माइंड। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा विकसित करना चाहता हूं, ताकि आप ये सीखें कि चीजों को सीखा कैसे जाता है। तो थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस लेके आइए, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा सर्च करिए कि ये चीजें हैं क्या। आई थिंक दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट गिट बेटर। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि गिट से जो मेरा चंगुल है उसको कम कर दूं, गिट को यहां से भगा दूं, सिंपल तरीका है, मुझे यहाँ पे जाके डॉट गिट फोल्डर को अगर मैं डिलीट कर देता हूं तो अब ये फिर से नहीं रहेगा। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अगर मैं डॉट गिट फोल्डर को अगर मैं यहाँ पे बोलूँ गिट स्टेटस, तो ये मुझे दिखा रहा है दिस ऑपरेशन मस्ट बी डन इन अ वर्क ट्री। मैं नीचे चला गया, क्लियर। मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे हूँ, ls में ये आ रहा है, ls-a में मेरा डॉट गिट फोल्डर भी आ रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस अभी करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि नो ब्रांच ऑन ब्रांच मेन। अब देखो जैसे मैंने गिट इनिट कर दिया था तो मेरे पास एक फोल्डर आ गया था डॉट गिट का, विच इज अ हिडन फोल्डर, और इसी की वजह से सारा मैजिक हो रहा है। और इसकी वजह से मैं अब कह रहा हूँ ऑन ब्रांच मेन। ब्रांच क्या है अभी होल्ड करना, थोड़ी देर में क्लियरली बताऊंगा आपको। बस ये मान के चलो कि बाय डिफॉल्ट जो भी आप कोड करते हो वो मेन ब्रांच में होता है। पहले इसको मास्टर कहा जाता था, पर ये मास्टर, स्लेव, ये थोड़े डेरोगेटरी वर्ड्स है,
तो गिट के वालों ने बोला कि यार वी शुड नॉट यूज एनीथिंग विच इज डेरोगेटरी, तो मास्टर को रिप्लेस कर दिया गया है मेन में। तो ऑफ लेट जितने भी नए रिलीजेस आ रहे हैं गिट में हमेशा आपको डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मेन मिलेगा। कोई कमिट हुआ नहीं, क्या होता है कमिट अभी आगे देखेंगे। गिट ये भी बता रहा है मुझे कि एक फाइल है file1.txt, मैंने ट्रैक करना चालू नहीं किया है बिकॉज तुमने भी बताया नहीं मुझे, ये अभी अनट्रैक्ड फाइल है। इतनी सारी चीजें मुझे गिट बता रहा है। अब इस टाइम पे अगर मैंने गलती से इस .git फोल्डर को डिलीट कर दिया ना, क्या होगा सर? कैन यू गाइस थिंक ऑफ, अगर मैं जाके किसी तरीके से rm-rf ये है एक लिनक्स फंक्शन टू डिलीट अ फोल्डर, तो मैं rm-rf में जाके .git फोल्डर डालता हूं और मैंने हिट कर दिया। जैसे ही किया, अब मैं अगर ls-a करता हूं तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है .git फोल्डर, और मैं अगर फिर से git स्टेटस करूंगा तो अभी फिर से आ रहा है मुझे fatal not a git repository। तो जैसे आप git init करते हो, करता क्या है वो जाके एक .git फोल्डर बना देता है हिडन, और उसके अंदर सारा मैजिक होता है कि वर्जन कंट्रोल आप कर पाते हो। अगर आप उसको जाके डिलीट कर दिया आपने तो सारा पावर गिट का खत्म। फेयर इनफ। तो अभी तक अगर मैं क्विकली समराइज करूं, एक बार क्विक समरी हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग समझते रहें। किसी भी प्रोजेक्ट पे आप एक बार उसको इनिशियली गिट इनिशियलाइज करते हो, और वो कमांड क्या यूज करते हैं? गिट इनिट। जैसे आप गिट इनिट कमांड यूज करते हो तो एक हिडन फोल्डर बनाता है .git करके, जिसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज होती है, इसकी वजह से आप मैनेज करने लगते हो। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम एक प्रोजेक्ट में आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि क्या स्टेट है मेरे प्रोजेक्ट का, तो आप यूज करते हो कमांड गिट स्टेटस। काफी कॉमनली यूज कमांड है ये, आपको जैसा नेम बता रहा है, इट टेल्स यू द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। लेट्स गो बैक टू आवर टर्मिनल। ठीक है, तो मैं इसको अभी करूं गिट स्टेटस, तो ये गिट नहीं है तो मुझे को फिर से इनिशियलाइज करना कर, आई कैन से दैट गिट इनिट, राइट। और अब मैं यहाँ पे कर दूं गिट स्टेटस। तो आप देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप सभी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं अभी ब्रांच मेन पे हूं, ओके। अभी कोई भी कमिट्स नहीं हुआ है, दैट्स राइट। और एक फाइल है file1.txt जो अभी रेड कलर में दिख रहा है, ध्यान से देखना। उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? ये अभी अनट्रैक्ड फाइल है। तो गिट कह रहा है कि मुझे पता है कि आपने एक फाइल बनाई है file1.txt, बट आपने मुझे अभी बोला नहीं है कि मैं इसको ट्रैक करना चालू करूं। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रैक करना चालू करूं तो आप ये वाला कमांड रन कर दो। देखो गिट ना काफी ज्यादा इंट्यूटिव है, कमांड्स भी हमें खुद ही बता रहा है। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं गिट इस फाइल को ट्रैक करना चालू कर दे, तो मैं जो कमांड यूज करूंगा उस कमांड का नाम होगा git add। उस कमांड का नाम क्या होगा? उस कमांड का नाम होगा git add। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ git add, और इस फाइल का नाम which is file1.txt। ठीक है, अब जैसे मैंने ऐड करा, लेट मी गो एंड कॉल दिस कमांड git status अगेन। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा git status। जैसे मैंने लिखा git status, the git add file1.txt, and when I go and do this git status, वही सेम चीज मैं ब्रांच मेन में हूं, मैं कमिट अभी तक मैंने किया नहीं है, पर ये जो फाइल पहले रेड में दिख रहा था, अनट्रैक था, वो अब ग्रीन में दिख रहा है। और एक नया फाइल भी है बिकॉज पहली दफा ऐड हो रहा है, तो ये न्यू फाइल बता रहा है। तो जब मैं ट्रैक करता हूं ना, तो सबसे पहले एक स्टेज दो फाइल का होता है सारी बिगनिंग में, वो होता है अनट्रैक्ड। That's the stage 1। अनट्रैक के बाद जब आप उसको गिट ऐड कर देते हो सर, तो वो चले जाता है ट्रैक्ड स्टेज में, या आप उसको बोलते हो स्टेज्ड। और जब आपको लगता है कि ये चेंजेस फाइनल है, तो मैं उसको फाइनली जाके कमिट करता हूं। कमिट का मतलब फाइनल, सलमान खान वाला कमिट की एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो आप अपने कमिटमेंट से कभी नहीं निकलते हो। दिस इज ऑल फाइन। पर ये वाला जो स्टेप है ना सर, जहां पे आप उसको ट्रैक कर रहे हो या स्टेज कर रहे हो, इससे आप वापस पिछले स्टेट में भी जा सकते हो। और वो करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी कमांड बता रहा है ये git rm --- और फाइल का नाम। तो अगर मैं पिछले स्टेज में जाना चाहता हूँ, लेट मी गो एंड राइट दैट कमांड, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ git rm --- and I give the file name as file1.txt।
तो rm file1.txt ls करूंगा तो फाइल तो है अभी भी, पर मैं अगर git स्टेटस करूंगा, आप देखो क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। git स्टेटस करूंगा तो फिर से वही लाल वाली स्टेटस, ऑन ब्रांच मेन सेम है, नो कमिट स्टेट सेम है, और ये अनट्रैक्ड फाइल है। तो आप अनट्रैक्ड से स्टेज्ड स्टेट में जाते हो बाय यूजिंग द कमांड कॉल एज ऐड, और अगर आप चाहते हो वापस इस स्टेट में आना तो आप यूज करते हो git rm --cast and then you give this file1.txt। fair enough। एक काम कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखते रहना आप, मैंने इस फाइल को अब ऐड कर लिया git add file1.txt, राइट। और यहाँ पे देखो अगर मैं git स्टेटस करता हूँ तो क्या रहा है, ये कह रहा है ऑन ब्रांच मेन एंड न्यू फाइल file1.txt हुई है। अगर इस स्टेट पे मैं अगर फाइल में जाके कुछ चेंजेस कर दूं, इस स्टेट में फाइल में जाके चलिए कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। सो आई एम हियर एंड लेट मी गो एंड मेक सम चेंजेस इन द फाइल file1.txt, और यहाँ पे जाके मैंने कुछ चेंज कर दिया हेलो माय स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अगेन। और अगर मैं git स्टेटस अब फिर से करूं तो आप देखोगे कि आपके पास एक जो चेंज ऑलरेडी स्टेज था वो ओनली file1.txt में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑलरेडी स्टेज्ड है, और उसके अलावा file.1.txt अभी मॉडिफाई हुई है और उसमें कुछ और चेंजेस आ गए, ठीक है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक है आपका file1.txt, एक आपका अनट्रैक्ड है इसमें कुछ चेंजेस हैं, और इसी का एक स्टेज्ड वर्जन है, स्टेज्ड वर्जन वो भी file1.txt है, पर ये इसका स्टेज्ड वर्जन है। इसको आप चाहो तो आगे जाके कमिट कर सकते हो और रिवर्ट बैक भी कर सकते हो। नाउ अगर मैं ये चाहता हूँ दोस्त कि ये वाला भी पार्ट इस वाले में ऐड हो जाए, तो मैं फिर से git add कमांड यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, आई कैन लगा सकता हूँ। सो आई कैन गो एंड से दैट git add एंड आई गो एंड से दैट file1.txt। अब मैं अगर git स्टेटस करता हूँ सो देयर विल बी नो रेड, एवरीथिंग विल बी ऑल ग्रीन, राइट। जैसे मैंने ये किया, अब मेरे पास जैसे मैंने git स्टेटस किया, एवरीथिंग इज all green which is the new file file1.txt, there is no red here, कुछ भी लाल नहीं है यहाँ पे। fair enough। एक और वेरिएशन कर लेते हैं इसी दौरान। अगर मैं यहाँ पे 2-3 फाइल्स और बना दूँ, let's say that I want to create a file called as vi file2.txt and यहाँ पे मैं insert कर दूँ hello world, और एक और फाइल है file3.txt, और यहाँ पे मैं लिख दूँ हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे git स्टेटस करूँगा तो सर एक फाइल file1.txt दिखा रहा है कि वो स्टेज्ड है, और बाकी दो फाइल्स file2 और file3.txt वो अनट्रैक्ड है। नाउ इन दोनों फाइल्स को भी अगर मुझे ट्रैक करना है, स्टेज करना है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है मैं बोलूँ git add और फिर file1 file2.txt और file3.txt एक एक करके नाम में दे दो, या फिर मैं एक शॉर्ट हैंड यूज कर सकता हूँ। तो मैं तो git add dot का मतलब होता है कि जितने भी फाइल दोस्त हैं यहाँ पे उन सारे फाइल्स को आप स्टेज कर दो, file2 को भी और file3 को भी। तो मैंने गो एंटर, इसने क्या किया होगा, जो file2.txt है या file3.txt बोथ would have been staged, ठीक है। तो अब क्या करें इसको, तो उसको करने के लिए what I can do,
इफ आई गो इनटू द गिट स्टेटस, तो सर हमने यहाँ पे देख लिया कि जितने भी फाइल्स थे दे ऑल आर स्टेज्ड, और अगर एक बार फाइल स्टेज हो जाती है देन इट हैज़ टू मूव टू द अनदर स्टेट विच इज कमिटेड। तो एक बार डेस्क्रिबल ओपन कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द स्टेट्स? सो वन ऑफ द स्टेट इज अनट्रैक्ड, मैं बार बार रिपीट करूँ ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। द सेकेंड वन इज द स्टेज्ड और ट्रैकिंग, और जब ये चीज हो जाती है तो फाइनली जब आपके पास मल्टीपल चेंजेस होते हैं, यू फील कि यार ये सारी चीजें अब जाके बिल्कुल जाके सेट हो जानी चाहिए, कमिट हो जानी चाहिए, तो उस फाइनल स्टेज को हम लोग कहते हैं कमिट करना। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि जब मैं ये गेट स्टेटस करा तो कह रहा है ऑन ब्रांच मेन, ब्रांच के बारे में बातें करेंगे। नो कमिट सेट, अभी तक हमने कोई भी कमिट नहीं करा है, और चेंजेस इन तीनों फाइल्स में चेंजेस हैं जो कि मैं कमिट करना चाहता हूँ। तो कमिट करने के लिए क्या करेंगे सर? कमिट करने के लिए जो आपका हैंडी कमांड है वो आप रन करते हो git, और याद रखिएगा ओनली दोज फाइल्स विच इज स्टेज्ड विच हैज बीन एडेड, जिसका आपने git add के साथ फाइल नेम रखा हुआ है जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा, सिर्फ वही फाइल्स कमिट होंगे। तो इफ आई गो एंड से दैट git commit, और चूंकि कमिट फाइनल होता है, कमिट एक वर्जन क्रिएट करता है, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट यू कैन गो एंड टेल दैट व्हाट दिस कमिट इज ऑल अबाउट। तो मैं कहता हूं दिस इज माय फर्स्ट कमिट, और ये जो मैसेज है गेट कमिट के बाद, ये मैसेज देने के लिए मैं एक ऑप्शन डालूंगा -m, ताकि इसको पता चले कि जो है वो मेरा मैसेज पार्ट है। इफ आई गो एंड क्लिक ऑन इंटर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस इज माय फर्स्ट कमिट करके ऑप्शन आ रहा है। 3 फाइल चेंज हुए हैं, 3 इंसर्शंस हुए हैं। कौन सा मोड हुआ है? ये 3 क्रिएट मोड हुआ है, एंड आई हैव बीन एबल टू गो एंड फाइंड द कमिट। कमिट का मतलब है कि जो भी चेंजेस आपने करे, जो आप ट्रैक कर रहे थे, आप कह रहे हो कि यस दिस इज फाइनल, और वो एक वर्जन जाके क्रिएट कर देगा। अगर आप जानना चाहते हो कि कमिट हिस्ट्री क्या है, कौन से हिस्ट्री में है हम अभी, तो हम लोग यहाँ पे गेट लॉग एक दूसरा कमांड है, इसको जब आप रन करते हो तो ये आपको बताता है कि अभी तक आपने कितने सारे कमिट्स किए। थोड़ा क्लियर करके देखता हूं, और मैं यहाँ पे करूँ गेट स्टेटस, गेट लॉग एक्चुअली, तो ये दिखा रहा है कि इस वक्त विश्वा नाम के प्राणी ने, जिसका कि ईमेल आईडी kankvish@gmail.com है, उसने थर्सडे 19 तारीख को दिन के 1 बजे इसको उन्होंने कमिट करा, राइट? और ये कमिट मैसेज है, दिस इज माय फर्स्ट कमिट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं गेट स्टेटस करूंगा तो ये दिखा रहा है कि ऑन ब्रांच मेंज नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, सो अभी तक हमने बेसिक चीजें गिट की देख ली है कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट को कहते हो गिट को कि भैया आप इसको ऑब्जर्व करना चालू कर दो, फिर आप कैसे फाइल्स को ट्रैक करना चालू करते हो, स्टेज करते हो, स्टेज से अनस्टेज कैसे करते हो वो भी हमने देखा, और फाइनली व्हेन यू आर रेडी टू कमिट कैसे करते हैं, दैट आल्सो वी हैव ऑलरेडी सीन। तो सर हमने देखा पिछली बार जब हमने गिट किया था, और मैं अगर गिट लॉग यहाँ पे फिर से अगर रन करने की कोशिश करूँ, राइट, गिट लॉग, तो मुझे एक ही हिस्ट्री दिखाई दे रही है, एक ही हिस्ट्री है क्योंकि हमने एक ही कमिट किया है। जल्दी से कुछ और कमिट्स कर लेते हैं। तो मेरे पास ये सारे फाइल्स है, मैंने कराया फाइल 1.txt, और उसको मैं मान लीजिए चेंज कर देता हूँ हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अगेन, एंड देन आई गो एंड से दैट _1, राइट, इंसर्ट पहले करूंगा और उसके बाद फिर _1 कर देता हूँ, और इसको मैंने WQ कर दिया। अब जैसे मैंने किया ये वाला फाइल हो गया है क्लोज, और इस वक्त अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा, कैन यू गाइस टेल मी कमांड को एंटर करने से पहले कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? जैसे मैं एंटर करूंगा आप यहाँ पे देखोगे कि आप ब्रांच मेन में हो, पहली चीज ये दिखा रही है। दूसरा कह रहा है कि एक फाइल है जिसको मॉडिफाई किया गया है, नया नहीं है, इसी फाइल को आपने मॉडिफाई करा है। उस फाइल क्या है? फाइल 1.txt रेड में दिख रहा है। कमिट करना चाहता हूँ, क्या कमिट होगा? नहीं, मुझे पहले ऐड करना होगा, तो आई गो एंड से गिट ऐड, एंड आई गो एंड से दैट फाइल 1.txt। अब मैं करूंगा तो यही फाइल मुझे स्टेज दिखाई देगा और ग्रीन कलर में हुआ कि इट्स ऑल ग्रीन टू गो एंड कमिट। कमिट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? गेट कमिट -m, and I'll go and say that this changes in the first file. क्लियर?
और अब यहाँ पे आने के बाद अगर मैं git log फिर से यहाँ पे कर दूँ दोस्त, तो मुझे अब दोनों एक ट्रेल दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा ट्रेल दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर मुझे दिखाई देगा जो लेटेस्ट कमिट मैंने करा है, राइट। और यहाँ पे दिखाई रहा है कि हेड जो है वो मेन ब्रांच को टारगेट कर रहा है। ब्रांच क्या आता है अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आप लोगों को। और उसके बाद ये दूसरा कमिट, जैसे जैसे आप ज़्यादा कमिट्स करते जाएंगे वो कमिट्स आपको यहाँ पे दिखती जाएगी, सारे कमिट्स आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे। किसी एक कमिट के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि पता करूँ कि दोस्त ये जो पुराना वाला कमिट था उसमें क्या चेंजेस किया, व्हाट हैपेंड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कमिट आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई कैन सिंपली यूज अ कमांड कॉल इज git show और कमिट आईडी। जैसे मैंने लिखा git show और मैंने वो वाली कमिट आईडी उसको दे दी, आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन सारा कुछ आ चुका है। ये मेरी कमिट आईडी है, ये मेरा ऑथर है, ये था डेट जिस दिन वो कमिट हुआ है। डेट क्या है दोस्त? सितंबर 19 थर्सडे। डिस्क्रिप्शन क्या है? दिस इज माय फर्स्ट कमिट। कौन सी फाइल है? file1.txt है। file1.txt में क्या ऐड हुआ? जो भी आपको प्लस के साथ दिखाई दे रहा है वो वाली चीज यहाँ पे ऐड हुई है, राइट। तो ये सारे चेंजेस हुए थे मेरे कमिट नंबर 1 में और आई एम एबल टू गो एंड सी दैट चेंजेस बाय द git show। एक हैंडी कमांड है जो आप ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग इट, इतने सारे मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ, डोंट गेट ओवरवेल्म, बस इसको कहीं एक जगह नोट कर लो। 2-4 और प्रैक्टिस करेंगे आप, ऐसे कोर्स प्रोग्रेस होगा। हर चीज़ को हम लोग गिट पे ही आपसे करवाएंगे, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू मूव ऑन, मूव करते हैं और कंट्रोल। अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं क्यू दबाऊंगा और इसके बाहर चलाऊंगा, क्लियर। अब हमने देखा गिट लॉग डालने पे सारा कुछ ही आ जा रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं सारे लॉग्स ना देखूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कुछ लॉग्स देखना चाहता हूँ। How can I do that? So in order to see the kuch logs, I can go and say that git log -n and then I can go and say 1. Whatever the number that I'll go and provide, it will only go and get me that number of logs. मैं चाहता हूँ टॉप 2 देखूँ तो मैं 2 डालूंगा तो टॉप 2 मेरे को दिखाई देंगे। अगर मैं मान लो 10 डाल देता हूँ, दैट्स ओके, जितने हैं अवेलेबल। अगर 10 से ज़्यादा है तो सिर्फ 10 दिखाई देंगे, और अगर 10 से कम है तो जितने हैं वो सिर्फ दिखाई देंगे। तो 10 से कम 2 ही हैं, तो आई एम एबल टू सी दीज 2। और भी कई दूसरे फिल्टर क्राइटेरियाज हैं, और भी दूसरे कई दूसरे फिल्टर क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ गेट लॉग -- कमिटर एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए विश्व। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? अनरिकॉग्नाइज्ड आर्गुमेंट कमिटर इक्वल्स टू, अच्छा वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे एक और माइनस होगा एंड देन आई सी दैट जितने भी कमिट्स विश्वा ने करे वो सारे मुझे यहाँ पे फिल्टर होकर दिखाई दे रहे हैं। तो गिट लॉग एक अच्छा हैंडी कमांड है बॉस, जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पूरा एक ट्रेस कि क्या क्या चीज़ें कमिट हुई है। और गिट लॉग माइनस कमिटर एक एडिशनल फिल्टर क्राइटेरिया देता है, इसमें आप बताओ कि आप कौन कमिटर है और उसके विश्वा के द्वारा जितने भी कमिट्स किए गए होंगे वो सारी चीज़ एक जगह पे लिस्ट हो जाएंगे। तो सो फार वी हैव सीन दिस, वी हैव सीन दैट कि कैसे आप लोकल प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में आप कोड लिख सकते हो, आप कोड को ऐड कर सकते हो और फाइनली उसको कमिट कर सकते हो, और कमिट की चेंज हिस्ट्री भी ऑल्सो यू कैन। चलिए सर, आज अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ब्रांच की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी टर्मिनल खोलूँ और लेट मी क्लियर इट एंड से दैट गिट स्टेटस, तो आपको दिखाई देगा कि ये बाय डिफॉल्ट कह रहा है कि आई एम ऑन द ब्रांच। ये बाय डिफॉल्ट कह रहा है दोस्त कि आई एम ऑन द ब्रांच मेन। ये ब्रांच मेन क्या है? व्हाट इज दिस ब्रांच? ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्या है? सो ब्रांच को समझने के लिए लेट्स गो बैक टू आवर दिस सिस्टम एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ रियलिस्टिक एग्जांपल। मान लीजिए you are working, you're working for a company called as X, और यहाँ पे जो कोड बेस है वो अभी प्रोडक्शन में डिप्लॉयड है। ना आपको कुछ एनहांसमेंट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं सेम कोड बेस में जो कि अभी प्रोडक्शन में रन हो रहा है। अब क्या करोगे? 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन तो ये है कि बिकॉज इसी कोड में मेरे को अगर चेंज करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप द एप्लीकेशन,
फिर आई मेक चेंजेस इन द कोड, मेक चेंजेस, then I test it, and then I deploy it again. I don't know, making changes, stopping application, making changes and testing itself will take a lot of time, which means that कि आपका जो application है काफ़ी समय तक नहीं काम करेगा. No brainer है, मुझे लगता है कि ये जो तरीका है कि application को रोक कर फिर आप अपने कोड को improve करो, that's not a good idea, right? For example, आप टेस्ला कार चला रहे हैं और एलन मस्क ने बोला कि भाई चूंकि आपकी गाड़ी का 80% सॉफ्टवेयर है और मुझे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, तो आप जहां भी जा रहे हो अपने टूर के बीच में रुक जाओ, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी जब तक कि एक नया सॉफ्टवेयर कोड अपलोड होगा और वो डिप्लॉय ना हो जाए, राइट? इफ दैट हैपेंस देन नोबडी कैन रिलाई ऑन टेस्ला, राइट? आप सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं चाहोगे, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड अप्रोच. सो व्हाट इज अ बेटर अप्रोच फॉर इट? अ बेटर अप्रोच ये होगा कि यहाँ के जो डेवलपर हैं, जैसे कि मैं, ये मान लीजिए प्रोडक्शन में चल रहा है, तो मैं इस जो भी अभी कोड का स्टेट है इसकी एक कुछ कॉपी जैसी बना लूँ, एक कॉपी बना लूँ ताकि इस कोड का सारा चेंज यहाँ पे हो और मैं फिर इस पार्ट में इंडिपेंडेंटली चेंजेस करता रहूँ, और जब वो चेंज हो जाए देन आई गो एंड डिप्लॉय दिस. इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं सर ब्रांचिंग. अगेन ये हमारे रियल वर्ल्ड ट्री से ही बनाया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी ट्री लो, ट्री के मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं और सारे ब्रांच एक ही पैरेंट ट्री से निकले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आम का वृक्ष है, देयर इज अ मैंगो ट्री, देन ऑल द ब्रांचेस व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ दैट मैंगो ट्री ऑल आर ऑफ द सेम मैंगो, एंड ईच ब्रांच इन इटसेल्फ हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ ट्री. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेम वे हियर व्हेन यू आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, right? You're working on a project at a different span of time, right? Let's say that this is your commit C1, then you made another change, commit C2, then it is commit C3, then it is commit C4, and then it is commit C5, and here you are deployed into the production. Now let's say that when I was at this span of the time, on this I wanted to make some updates, right? So maybe from here I took out a new branch. This is my main branch, let's say that. So this has a copy of, at this point when I took out, this has a copy of C2 state, and from here inside this I can make some commits, right? Inside this branch I can make a commit called as C6, C7, and then typically later on when my changes are done, typically I'll go and merge it here. तो एक ब्रांचिंग आपको एक तरीका देता है, स्ट्रैटेजी देता है, ताकि मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही कोड बेस में काम कर पाए विदाउट एक दूसरे को इफेक्ट करते हुए, कन्फ्लिक्ट करते हुए, है ना? तो मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है और उसका ये मेन कोड बेस है, दिस इज द मेन कोड बेस. तो ब्रांचिंग क्या बोलेगा कि एक और इंसान है, मान लीजिए राहुल, वो इसमें से एक नया ब्रांच B1 बना के काम कर रहा है और उसमें सेम कोड है जो मेन वाला कोड है, और फिर इसको ये इवॉल्व कर सकता है, C1, C2 मल्टीपल कमिट्स कर सकता है. ठीक इसी तरीके से एक और इंसान है, मान लीजिए इधर शीतल, सी इज वर्किंग ऑन द सेम, टिक आउट द सेम कोड एंड देन सी कैन पुट मोर कमिट्स एंड इवॉल्व दैट. तो ये जो स्ट्रैटेजी है जिसमें कि एक ही कोड बेस पे मल्टीपल लोग काम कर पाते हैं ताकि एक का चेंज दूसरे को इफेक्ट ना करे, उसको हम ब्रांचिंग कहते हैं. कोड से समझने की कोशिश कर लेंगे अभी कि क्या ये सही है कि एक ब्रांच दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है. विल सी दैट विद अ हैंड्स ऑन एग्जांपल, दैट बट दैट्स द होल मीनिंग ऑफ ब्रांचिंग इज. मैं अगर डायग्राम से भी अगर आपको दिखाऊं, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मान लीजिए आपका मेन ब्रांच है, देखिए स्लाइड में हमने मास्टर यूज करा है, आजकल मास्टर टर्म्स यूज नहीं करते, डिफॉल्ट ब्रांच का नाम होता है मेन. तो यहाँ ये मल्टीपल कमिट्स हैं, C1 मान लो, C2 मान लो, C3 मान लो, C4 मान लो, ये सारे कमिट्स हैं. इस कमिट के बाद हमने एक और फीचर ब्रांच बना लेते हैं. तो नॉर्मली इस कन्वेंशन को कहते हैं, हमेशा जब भी आप मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी कोड बेस में काम कर रहे हो और किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनी में आपका सॉफ्टवेयर हमेशा इवॉल्व होता रहेगा. तो और कब ऐसे इवॉल्व होता है, आप एक नया फीचर बनाते हो, तो जब भी एक डेवलपर को नए फीचर में काम करना होता है, एक नया ब्रांच बना लेता है यहाँ से और उसको बोलता है फीचर ब्रांच 1, बाद में करना होगा, और फिर इसको बाद में जाके इसको हम कर देते हैं मर्ज टू द मेन ब्रांच. ये सारी चीज़ों को अब हैंड्स ऑन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. तो मैं चलाता हूँ अपने कोड बेस में, टर्मिनल में, और यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ. सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि दोस्त अभी मैं हूँ कौन से ब्रांच में. तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है, गेट ब्रांच.
अभी के लिए कोई ब्रांच क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एकमात्र ब्रांच है, वो मेन है। और स्टार का मतलब है कि मैं अभी मेन ब्रांच को ही यूज कर रहा हूं, मैं अभी मेन ब्रांच को ही यूज कर रहा हूं। अगर मुझे नया ब्रांच बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नए ब्रांच बनाने के लिए मैं यूज करता हूं कमांड गेट ब्रांच और ब्रांच का नाम, लेट मी गो एंड कॉल दिस ब्रांच नेम एज B1। अब मैं फिर से गेट ब्रांच अगर बोलूंगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच का नाम है B1 और दूसरा ब्रांच जो ग्रीन में दिख रहा है उसके पहले स्टार मार्क भी है, इसका मतलब कि आई एम यूजिंग दिस ब्रांच। सो अब गेट ब्रांच B1 से आप अगर जो भी नाम आप देते हो उस नाम का ब्रांच वो क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है ब्रांच तो उसके लिए आप लिखते हो गेट ब्रांच। So to delete it, git branch -d and let's say that branch name B1. So I go and put here as B1, hit enter और आप देख रहे हो सर यहाँ पे जो कमांड निकल के आया है वो है deleted branch B1, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर अब फिर से git branch कमांड रन करूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही ब्रांच दिखाई देगा, git branch main, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है मेन का, और मेन के अंदर में कुछ फाइल्स होंगे, क्या फाइल्स होंगे देख लेते हैं सर एक बार ls करके। तो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, 3 फाइल्स हैं मेन के अंदर मेरे पास, मैं ऊपर लिखता रहता हूं ताकि सबूत रहे, वी हैव 3 फाइल्स। अब मैं मेन्स पे रह के जब एक नई ब्रांच बनाऊंगा, मान लो B1 फिर से, तो B1 के अंदर में वो सारे फाइल जो मेन के अंदर है वो आ जाने चाहिए बाय डिफॉल्ट। देखते हैं कि होता है या नहीं ऐसा। सो आई गो एंड डू दैट गेट ब्रांच B1, फिर से बना लिया, और हमने यहाँ पे देखा है अगर मैं गेट ब्रांच करूंगा तो अभी मैं मेन पे हूं, मैं B1 में मूव करना चाहता हूं, आई वांट टू मूव टू द B1 ब्रांच। तो उसके लिए जो कमांड आप यूज करते हो B1 कमांड पे मूव करने के लिए, यू यूज अ कमांड कॉल्ड एज गेट चेकआउट। तो आप यहाँ पे लिखते हो गेट चेकआउट और आपने कर दिया B1। इसका मतलब ये है कि मैं अब मेन से उठकर, मैं अभी मेन में हूं एंड आई वांट टू मूव टू द B1, आई वांट टू गो कंट्रोल टू द B1 इटसेल्फ। अगर मैं ऐसा करूंगा और हिट एंटर कर दूंगा यहाँ पे, आई विल गो एंड क्लिक ऑन हिट एंटर, तो क्या हो गया, स्विच टू द ब्रांच B1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे गेट ब्रांच करूंगा अब, तो आप देखो मेन अब व्हाइट कलर में आ गया, पर B1 जिस पे हूं मैं वो ग्रीन कलर है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टार आ गया, यानी कि मैं अब B1 ब्रांच में हूं। B1 मैंने मेन से बनाया, एक बार चेक कर लेते हैं कितने फाइल्स हैं यहाँ पे। तो आई कैन गो एंड से दैट यहाँ पे फाइल्स ls है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, 3 फाइल्स हैं, तो जितने मेन में थे उतने यहाँ पे ही है। अब इस ब्रांच में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, लेट मी गो एंड क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड एज file4.txt। वही vi एडिटर यूज करेंगे जो हमने पहले किया था, आई करेंगे तो इंसर्ट होगा, लेट मी गो एंड राइट न्यू लाइंस, और फिर बाहर निकल गया। और हमने देखा कि अब हमारा 4 फाइल इस ब्रांच में बन चुका है। अब फाइल बनाए तो उसको मुझे पहले स्टेज करना पड़ेगा और उसके बाद कमिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा git add डॉट, स्पेलिंग मिस्टेक, git add डॉट, और फिर मैंने किया git commit -m and I'll go and say that first commit in B1 branch। और मैं देख रहा हूं कि मेरे 4 फाइल्स हैं यहाँ पे, और अभी मैं git branch बोलूं तो मुझे दिखाई देगा कि मैं B1 ब्रांच में हूं, और मुझे अगर मेन पे मूव करना है तो आई गो एंड सेट git checkout main। git checkout main एक ऐसा कमांड है जिससे कि आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। आप अगर मेन में जाना है तो आप लिखेंगे git checkout main। अब मैं यहाँ पे अगर इसको रन कर दूं तो स्विच टू द ब्रांच मेन, और यहाँ पे अगर मैं ls करूं तो अभी भी 3 फाइल ही है। मतलब कि सर जब आप B1 में गए और B1 में जाके आपने एक और फाइल बना दिया तो आपके पास 4 फाइल्स आ गए थे, पर जब आप एक स्पेसिफिक ब्रांच में चेंज करते हो सिर्फ उसी ब्रांच में चेंज होता है, दूसरे ब्रांचेस में कोई चेंज नहीं होता। दिस रिमेन्स इन अनअफेक्टेड, और यहाँ पे अभी भी 3 फाइल्स ही है। एंड विद दैट वी अंडरस्टैंड दैट कि आप अलग अलग ब्रांचेस जब बनाते हो तो ये आपके डेवलपर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो जो चाहे अपने ब्रांच में कोड लिख ले, वो दूसरे ब्रांच के कोड को कोई फर्क नहीं देगा, वो दूसरे ब्रांच के कोड को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ब्रांचेस।
ठीक है, दो चीज़ें हमने अभी तक देख ली। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने देखी, हमने देखा यहाँ पे कि आपको अगर ब्रांच चाहिए तो आप गिट ब्रांच से आपको सारे ब्रांचेस के लिस्ट हो जाते हैं, और अगर वो उस ब्रांच पे मूव करना है तो आप करते हो गिट चेक आउट एंड वॉट एवर इज द ब्रांच नेम, राइट। तो पहले आप सबसे पहले मान लीजिए कि आप गिट ब्रांच से एक ब्रांच बनाते हो और फिर आप गिट चेकआउट से ब्रांच करते हो। ये दो स्टेप प्रोसेस है। एक सिंटैक्टिकल शुगर है सर, कुछ एडवांटेज नहीं है, बस सिंटैक्टिकल शुगर है कि इन दो स्टेप को अगर मैं एक में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, गेट चेकआउट माइनस बी और कुछ भी ब्रांच नेम डाल दो B2। जब ऐसा करोगे तो सबसे पहले ये B2 ब्रांच बनाएगा एंड देन इट विल गो एंड चेक आउट ऑल्सो द B2 ब्रांच। करके देख लेते हैं। सो इफ आई गो एंड ओपन माय टर्मिनल और मैं यहाँ पे लिखूँ गेट चेक आउट माइनस बी एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज B2। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू अ न्यू ब्रांच B2। और अगर मैं गेट ब्रांच करके आपको दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा तीन ब्रांचेस B1, B2 और मेन, और अभी जो नया ब्रांच मैंने बनाया है B2 वो ग्रीन में है और स्टार मार्क भी, मतलब कि अभी मैं इस B2 ब्रांच को यूज कर रहा हूं। तो विद दिस वी हैव कम टू द कंक्लूजन, हमें ये कॉन्सेप्ट अराउंड द चेकआउट एंड ब्रांच कमांड्स हमें पता चल गया, जिससे हम ब्रांच बना सकते हैं और ब्रांच को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ये चीज तो हमने समझ ली। मुझे पता है कि अब क्या है, दिस इज द मेन कोड, मान लीजिए मेन कोड है, और इस स्टेज पे दो डेवलपर्स ने चेकआउट लिया, एक ब्रांच B1 बनाया यहाँ पे डेवलपर 1, और एक दूसरा ब्रांच B2 बनाया डेवलपर 2 ने, ठीक है ना। उस टाइम पे मान लीजिए इस कोड का जो स्टेट था वो कुछ स्टेट S1 था। अब इसमें चेंजेस हुए तो उसकी वजह से इसका स्टेट हो गया है S2 और इसका स्टेट हो गया है S3, करेक्ट। अब जब ये चेकआउट हुआ था तो B1 को पता था कि मेन का स्टेट S1 है, B2 को भी यही पता था कि मेन का स्टेट S1 है, ठीक है ना। अब उस S1 को मॉडिफाई करके हमने S2 कर दिया है B1 में, और S2 को दिस S1 को मॉडिफाई करके S3 कर दिया है हमने B2 ब्रांच में। अब मान लीजिए ये पहला वाला जो ब्रांच है उसको हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, तो जैसे ही मर्ज करेंगे S1 ब्रांच चेंज हो जाएगा क्या, S2। एंड नाउ इस वक्त अगर मैं इसको इसमें मर्ज करने की कोशिश करूंगा और अगर सेम फाइल सी हैं जो उसको इस B1 ने भी चेंज करा है, तो S3 तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे चेंजेस S1 के ऊपर है, पर ऑलरेडी वो चेंज S2 आ चुका है। तो इस समय जब मैं इसको मर्ज करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे अलाउ नहीं होगा, और इस टाइप की सिचुएशन को हम कहते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। जब एक से ज्यादा डेवलपर भले ही अपने अपने ब्रांचेस पे काम कर रहे हों, पर जब वो मर्ज करने की कोशिश करते हैं मेन ब्रांच से, और दोनों ने सेम ही फाइल को मॉडिफाई कर रखा है, तो किसका मॉडिफिकेशन ऊपर जाएगा, किसका मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट करेगा, ये गिट डिसाइड नहीं कर पाता है, एंड देयर इट थ्रोज द एरर, और उस एरर को हम कहते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। उस एरर को हम कहते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। सो इसको डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, हमारे पास ऑलरेडी दो ब्रांचेस हैं, एक मेरा मेन ब्रांच, और एक काम करते हैं मेन ब्रांच पे पहले जाते हैं और दो ब्रांचेस बना लेते हैं, एक BR1 ब्रांच और एक BR2 ब्रांच। और मेन का जो पहला फाइल है फाइल 1.txt1, इसमें भी आके इसी फाइल को चेंज करते हैं फाइल 1.txt1, और इस वाले में भी इसी फाइल को चेंज करते हैं फाइल 2.txt, फाइल 1.txt। और उसके बाद हम पहले तो ये देखेंगे कि जो फाइल में चेंज हुआ उसको मैं कैसे मर्ज कर सकता हूं। मर्ज करने का क्या कमांड है, और उसके बाद जब मैं इस फाइल को भी इसी में मर्ज करने की कोशिश करूंगा तो यहां पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इज, हाउ डू वी डू द मर्ज, दैट्स नंबर 1। और दूसरा हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। लेट मी गो टू माय टर्मिनल, इसको क्लियर कर दो आप, और अभी मैं गिट ब्रांच अगर करूं तो मैं B2 ब्रांच में पहले चेकआउट करके मेन पे आ जाता हूं, गेट चेकआउट
मेन ब्रांच। और इस वक्त मैं 2 ब्रांचेस बनाता हूं सर। एक में बनाता हूं गेट ब्रांच br ब्रांच 1 और एक में बनाता हूं गेट ब्रांच ब्रांच 2। कोई भी नाम आप डाल सकते हो, मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि इजी टू रिमेंबर एंड यूज हो, मैंने इसको ब्रांच 1 और ब्रांच 2 का नाम दिया है। ठीक है, तो ये 2 ब्रांचेस बन गए। एक बार चेक कर लेते हैं, गेट ब्रांच ब्रांच 1 ब्रांच 2। अब मैं सबसे पहले ब्रांच 1 में चला जाता हूं, गेट चेक आउट ब्रांच 1। दिख रहा है आपको, स्विच टू द ब्रांच 1। और यहाँ पे मैं देखता हूँ फाइल्स कौन से, फाइल 1 है, फाइल 2 है, फाइल 3। मैं पहला फाइल बनाता हूँ फाइल 1.txt और यहाँ पे पहले लाइन में ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बोलता हूँ हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अगेन एंड आई वांट से दैट चेंजेस फ्रॉम ब्रांच 1 में लिख देता हूँ। अब मैं करूँगा गेट स्टेटस, तो आपको दिखाई देगा कि फाइल को मॉडिफाई कर दिया गया है। और फिर मैं करूँगा गेट ऐड और फिर मैं करूँगा गेट कमिट -m और मैं लिखता हूँ चेंजेस फ्रॉम b1 ब्रांच। और अभी मैं करूँगा गेट स्टेटस, तो ये पूरे ब्रांच 1 में सारा कुछ ऑन ब्रांच आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको बता रहा है कि आप अभी ब्रांच 1 में हो एंड अभी कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। तो मेरे पास अब मुझे क्या करना है, मर्ज करना है, राइट। तो मेरे पास एक मेन था, इससे ही मैंने बनाया था ब्रांच 1 और मैं चाहता हूँ इसकी कोड अब इसमें मर्ज हो जाए। तो अगर मैं ब्रांच 1 के कोड को मेन ब्रांच में ऐड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा मेन ब्रांच पे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आई गो टू द मेन ब्रांच और यहाँ पे जाने के बाद मैं ब्रांच 1 के चेंजेस को मर्ज कर लूँगा। कैसे करते हैं, तो अभी देखने के लिए हम लोग देखें कि कौन सा ब्रांच है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गेट ब्रांच, तो गेट ब्रांच 1 में हूँ, मैंने चेकआउट कर लिया गेट चेकआउट मेन एंड मैंने देखा यहाँ पे गेट ब्रांच कौन सा है, तुम्हारे मेन में आ गया हूँ और मुझे मर्ज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, गेट मर्ज एंड ब्रांच का नाम विच इज ब्रांच 1। जैसे ही मैंने ये किया, अभी तो कोई इशू नहीं हुआ, मेरा ये ब्रांच मर्ज हो चुका है। फास्ट फॉरवर्ड फाइल 1 टेक्स्ट 1 फाइल चेंज। इस टाइम पे अगर मैं गेट स्टेटस करूंगा तो एवरीथिंग इज मर्ज, नथिंग हैज टू बी वरीड। और मैं देखूँ ls करके फाइल, तो मेरा फाइल 1.txt और मैं कैट करूँ फाइल 1.txt, तो आप देखोगे चेंज हो चुका है, राइट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चेंजेस फ्रॉम द ब्रांच 1। ना उसकी वजह से अभी स्टेट क्या हुआ, यहाँ पे अगर ध्यान देके देखो तो मान लो इनिशियली ब्रांच 1 का जो स्टेट था वो कुछ स्टेट 1 में था वो। उसके बाद ब्रांच 1 जब चालू हुआ तो S1 में था और वो उसको चेंज करके मैंने S2 कर दिया और फिर से जब ये मर्ज हुआ तो मेन अब आ गया है S2 ब्रांच में। और उसी पहले थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, इसी मेन ब्रांच में मैंने एक और ब्रांच बनाई थी ब्रांच 2 और ब्रांच 2 भी अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं S1 वर्जन में ही हूँ। तो हम काम करते हैं, ब्रांच 2 में चले जाते हैं, गेट चेकआउट ब्रांच 2 और यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ls और आप फाइल 1.txt को ओपन करोगे, बिकॉज उसको मुझे मॉडिफाई करना है, तो वही पुराना हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अगेन, और मैं यहाँ पे जाके चेंज कर देता हूँ वैल्यू। सो आई विल गो एंड राइट चेंजेस फ्रॉम ब्रांच b2। जिससे मैंने चेंज किया, अगर मैं गेट स्टेटस करूँगा तो ये मुझे बोलेगा चेंजेस नॉट स्टेज फॉर द कमिट ऑन ब्रांच 2। तो मैं इसको फिर ऐड कर लेता हूँ, गेट ऐड एंड देन आई गो एंड से दैट गेट अमिट -m एंड आई गो एंड से दैट चेंजेस फ्रॉम द ब्रांच 2। ठीक है, गेट ऐड कर लिया, गेट कमिट कर लिया।
अब मैं क्या करूं? अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी, अब चूंकि मैंने ये वाली चीजें कर ली है, अब चूंकि मैंने ये सारी चीजें कर ली है सर यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा कि जो ब्रांच 2 मेरा बना है, ये जो ब्रांच 2 है मेरा, वो भी मैं मेन में जाके पुश करने की कोशिश करूं। पर एज पर द ब्रांच 1 ये S1 से S3 हो चुका है, पर एज पर द ब्रांच 2 ये मेन अभी भी S1 पे होना चाहिए, पर अभी हुआ है क्या, वो S2 पे जा चुका है। तो जब वो ऑलरेडी S2 पे जा चुका है और उसमें सेम फाइल्स में चेंजेस है, तो यहाँ पे जब मैं इसको मर्ज करने की कोशिश करूंगा, then will I find the merge conflict. Let's try to see that how that happens. तो मैं अगर यहाँ पे मर्ज करने के लिए सबसे पहले मुझे फिर से मेन वाले ब्रांच में जाना पड़ेगा, तो आई गो एंड से दैट गेट चेक आउट मेन। मैं मेन में जा चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे गेट ब्रांच अभी करूँ तो मुझे दिखाएगा कि मैं मेन में हूँ और मुझे ब्रांच 2 के चेंजेस में ऐड करने हैं। तो ब्रांच 2 के चेंजेस ऐड करने के लिए मैं करूँगा गेट मर्ज एंड आई गो एंड से दैट ब्रांच 2. So when I did git merge branch 2, this is how it starts looking like. Auto merging file1.txt, merge conflict in the file1.txt, automatic merge failed. So here when I'm trying to merge it, the merge has failed because the merge conflict has aroused. Now if you have to go and check what the merge conflict is, you can also go and say that git show, git status. Git status will get us a better picture. It is trying to say that on branch main you have unmerged path. Okay. Fix conflicts and run git commits. One of the option, whenever you have a merge conflict, whenever you have a merge fatigue, the two developers trying to go and run it in the same files, you have the two options. One of the option is that you go and resolve it, right? Or the other option is that you go and either you fix and commit it, or number 2 option is that you should go and abort it, abort the merge. One of these options should be working. We'll try to see both the options. So let's say that I want to go and go the second option, which is abort the merge. So for aborting the merge, I can go and simply go and say that git merge minus minus abort. So when I go and type this git merge minus minus abort, nothing came out. It means that the command ran successfully. So now again, if I go and do the git status, I'll see that I'm on the branch main, nothing to commit, working tree is clean. So the merge got aborted. But aborting a merge is not the solution to the problem, because ultimately you would want that the code has to be merged. And that's where we go and say that we should go and know the how to resolve the merge conflicts. So for that, let me again go and merge this file. So I go and say that git merge, and that was branch 2. As I did it, again the merge conflict has come up. Now just to know where the merge conflict is, it also showing file1.txt. I know that if I go and do the git status, it will get me the more detailed files where it is. So unmerged path both have modified file1.txt. Let me go and open this. So let me go and open this file1.txt, and I'm trying to merge conflict. I want to resolve the merge conflict file1.txt. So the file which will have the merge conflict, no boss, it will look something like this, what is coming up on the screen right now. So as you can see here, in the same file I have two versions. One is the head and another is the new one. The head means that whatever is the currently present, which has been already merged, right? So the changes from the branch 1 is the merge one, and the second one is the branch 2, which is the new changes. So this will be the new to be merged, and the above one, which is in the head, is what is the current. Now it is your duty to go and see that what has to be kept and what has to be resolved, and we also have to go and remove these lines and these lines. So what I go and do here, first of all, let me go and remove this line. So I go and do this. When I type double D, it just removes this line. Now this line I want to delete. I'm just typing 2 times D quickly. This line 2 times D quickly. So I have removed these two lines, and then I remove one of the lines, and I go and say that changes from the branch 1 and 2, and let me go and write this file. Once I have done this, and now if I go and do the git status, since I have removed those lines, it is saying that both modified this file1.txt, no changes added to git add. So if I have to go and make these changes, I'll have to git add, and then I'll have to go the git commit. So what I go and do now, I go and do this git
git add git commit minus m, and I'm saying that resolving the merge conflict. And now if I go into the git status, I go and see that everything is clean. And if I go into the git log, it will tell me this is the last one where I have resolved the merge conflicts. So this is the meaning of merging the code from one branch to the another branch. We have seen that how we do it. And in the process, many of the times you'll go and see the merge conflicts. Whenever there is a merge conflict, you have two options. One is that you would like to go and abort the merge, but that is not the solution most of the time. So the most of the time you will have to go and open that file. How will you know that file? You go and run the command git status, you know that file, you go there, उसके अंदर में आप चीज़ों को चेंज कर दीजिए, और जैसे आप चेंज करेंगे तो उसके बाद उसको ऐड करके आप कमिट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं फॉर द रिजॉल्विंग द मर्ज कन्फ्लिक्ट. इसी के साथ सर हमने वो जो लोकल में जितनी सारी चीज़ें हमें चाहिए थी इस कोर्स के लिए आपकी कंपनी में काम करने, वो सारी चीज़ें हमने देख ली. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो आप लोकल में जब काम करना चाहते हैं सर, तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है गिट. गिट इंस्टॉल करने के लिए मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट फोल्डर में काम करना चालू करते हैं. प्रोजेक्ट फोल्डर में अगर आप चाहते हैं कि गिट का आप इस्तेमाल कर पाए, तो सबसे पहली दफ़ा आपको बस एक काम करना पड़ता है, आपको गिट इनिट करना पड़ता है. गिट इनिट सबसे पहली दफ़ा ही सिर्फ करना होता है, और इसको करने की वजह से आपके पास एक डॉट गिट नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाता है, जो एक प्राइवेट फोल्डर होता है. इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे गिट मैनेज कर पाता है आपके वर्जन कंट्रोल को. नाउ जब भी आप कोई भी नया फाइल बनाएंगे वो इस स्टेज से गुजरेगा. पहला स्टेज होगा अनट्रैक्ड, यानी आपने नया फाइल बनाया, आप इसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया तो वो अनट्रैक्ड स्टेट में चला जाता है. इसको आपको करना पड़ता है ट्रैक, या फिर इसको आपको करना पड़ता है स्टेज, और इसके लिए जो आप कमांड यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गिट ऐड. और अगर आपने डॉट डाल दिया तो जितने सारे फाइल्स में आपने करा है सारा का सारा स्टेज हो जाएगा. एक बार स्टेजिंग में चला गया तो अगला स्टेप होता है कमिट का, राइट. इसके लिए आप गिट कमिट कमांड यूज करते हैं, राइट. गिट कमिट कमांड यूज करते हैं और वो आपका कमिट स्टेज में चला जाता है. ये सारी चीजें हमने देखी. किसी भी स्टेज पे मुझे गिट का स्टेटस चाहिए तो आप एक बार कॉमन कमांड यूज करते हो गिट स्टेटस. गिट स्टेटस मुझे बताता है कि आप कहाँ पे हो अभी. सिमिलरली आपके पास एक कमांड है गिट लॉग. गिट लॉग आपको दिखाता है कि कमिट हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से कमिट हुए हैं, किस कमिट में क्या गया हुआ है. एक स्पेसिफिक कमिट आईडी में आप चेंजेस देखना चाहते हो तो आप कमांड यूज कर लेते हो गिट शो, और यहाँ पे आप कमिट की जो भी आईडी हो वो आप डाल सकते हो. उसके बाद हमने देखा कि अगर एक ही प्रोजेक्ट में अगर मल्टीपल लोगों को अलग अलग फीचर्स में काम करना है विदाउट इम्पैक्टिंग ईच अदर आउट, तो वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस. ब्रांच बनाना काफ़ी आसान है. ब्रांच बनाने के लिए या तो आप कर सकते हो गेट ब्रांच, और यहाँ पे आप ब्रांच का नाम दे दीजिए, और उस ब्रांच में अगर आपको मूव करना है बाद में तो आप कर सकते हो गिट चेक आउट, और यहाँ पे आप ब्रांच का नाम दे दीजिए. एक दूसरा तरीका भी है, आप एक ही साथ ब्रांच बनाना भी चाहते हो और उसमें मूव आउट भी करना हो चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो गिट चेक आउट -b और जो भी आपका ब्रांच का नाम है. फिर हमने देखा कि अगर अलग अलग डेवलपर अलग अलग ब्रांचेस में काम करें तो फाइनली ब्रांच को मिलाना तो पड़ेगा ही मेन ब्रांच पे. हाउ डू वी डू इट? वी डू इट विद द हेल्प ऑफ गिट मर्ज. और अगर मल्टीपल डेवलपर सेम फाइल में काम करके उसको अगर मर्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पे मर्ज कन्फ्लिक्ट आता है, जिसको दो तरीके से रिजॉल्व किया जाता है. एक तो मर्ज को ही अबॉर्ट कर दिया जाए, विच आई डोंट थिंक शुड बी डूइंग, और दूसरा है कि हम जिस फाइल में दो जगह से चेंजेस आ रहे हैं उसको रिव्यू करें, उसको चेंज करें, ऐड करके कमिट करें, एंड दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग द मर्ज कन्फ्लिक्ट. अब ये सारी चीजें हमने देख ली है, तो अब सेम चीज हम लोग रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे गिट हब में, राइट. वहाँ पे हम देखते हैं कि सर वहाँ पे कैसे हम लोग कोड को ऐड कर सकते हैं, कोड को कमिट कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे ब्रांचेस बना सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे, और वो देखने के बाद फिर फाइनली हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा लोकल गिट है वो रिमोट गिट हब के साथ कैसे कनेक्ट होगा. तो सबसे पहले ये वाले स्टेप से चालू करते हैं. सो नाउ आई एम ऑन माई गिटहब लैंडिंग पेज. इस पे अकाउंट बनाना, रजिस्टर करना हम पहले ही देख चुके हैं. गिटहब पे आप वैसे ही अकाउंट बना सकते हैं जैसे आप किसी भी अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं. कैसे बनाना है? वेरी सिंपल. आप लैंडिंग पेज पे जाएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे,
जो पॉपअप विंडो आएगा उसमें आप इंट्यूटिवली जो भी आपसे पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सारी चीज़ें आप दोगे तो आपका प्रोफाइल बन जाएगा। हमने एक बार पहले देखा था वीडियो के शुरुआत में पार्ट 1 में कि रेपो कैसे बनाते हैं। जो भी कोड आप बनाते हो उसको आप रेपो बोलते हो। एक बार फिर से वही चालू करते हैं। तो हम यहाँ पे आए, आई गो एंड क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू रेपोजिटरी। इसमें हम नाम डाल देते हैं एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज रेपो फॉर लर्निंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, फिर भी लिख देते हैं वी आर गोइंग टू create this repo for the learning purposes। रीडमी फाइल मैंने आपको पहले बताया था, रीडमी फाइल का काम बस ये होता है ये बताना कि इस कोड में क्या है, कोड को कैसे यूज करें, कोड का यूजेस क्या है। जैसे किताब में आपका एक प्रीफेस होता है, आपका इंडेक्स होता है जो कि बताता है कि कंटेंट क्या है, क्यों किताब लिखा गया है, क्या इंस्पिरेशन था। सेम थिंग यू गो एंड डू इट इन द केस ऑफ रीडमी फाइल। और फिर आपके पास .get-ignore फाइल होता है, एक बार ऐड कर ही देते हैं रीडमी फाइल को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो एंड देन यू कैन गो एंड क्लिक ऑन द क्रिएट रिपोजिटरी। अगर आप नहीं चाहते उसको साइन आउट कर देते हैं, लेट मी गो एंड क्रिएट द रिपोजिटरी। अभी जो रिपोजिटरी आया ना सर वो बिल्कुल ही आपका ब्लैंक रेपो है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और ये मेरा कोड बेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब इस कोड में अगर मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ों को आई वॉन्ट टू डू समथिंग, राइट, हाउ कैन आई गो एंड डू दैट। तो आप अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, डेस्क्रिबल को मैं खोल लेता हूँ, डेस्क्रिबल, और आपको यहाँ पे देख रहा है कि यू कैन गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, राइट। आई कैन गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो मैं न्यू फाइल बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, आई विल गो एंड क्लिक ऑन दिस क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और फाइल को कुछ आप नाम दे दीजिए यहाँ पे, लेट मी गो एंड कॉल इट एज file1.txt और इसके अंदर आप कंटेंट जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आई एम विश्वा, हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और जैसे आप वहाँ पे जैसे आपने ऐड किया ये अपने आप ऐड हो गया, गेट ऐड कमांड ऑटोमेटिकली हो गया, सब कुछ यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। फॉर द कमिटिंग यू जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द कमिट चेंजेस, जस्ट लाइक टर्मिनल में कमिट के साथ आपको ऑप्शनल मैसेज देना होता है, यहाँ पे भी आप दे सकते हो। सो आई एम सेइंग दैट दिस इज माय फर्स्ट कमिट, आई गो एंड क्लिक ऑन द कमिट चेंजेस और हमारा पहला फाइल जा चुका है। एनालॉजी देखो, वहां पे आप गिट लॉग यूज करते थे टू सी द ट्रेल ऑफ ऑल द कमिट्स दैट वी हैव डन। यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये आपको एक घड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कितने कमिट्स हुए हैं। अभी एक ही कमिट हुआ है तो सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। लेट मी गो बैक टू द कोड। यहाँ पे इसी फाइल को अगर मैं जाके फिर से चेंज करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट दिस फाइल और यहाँ पे मैं बोलूँगा अपडेटेड। इसी फाइल को फिर से जैसे मैंने अपडेट किया मुझे हर बार उसको कमिट करना पड़ेगा। अगेन आई विल गो एंड से दैट अपडेटेड विद दिस कमिट और यहाँ पे मैं कमिट चेंजेस करूंगा तो ये फिर से कमिट हो जाएगा। अब फिर जाके अगर हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे आप तो दो कमिट्स दिखाई देगा, एक क्रिएट फाइल 1 और जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो बिल्कुल ये जो क्लिक है वो गिट लॉग का काम आपके लिए यहाँ पे करके दे रहा है। मैं फिर से अगर वापस कोड पे चला जाऊं तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहाँ पे भी जो मेन ब्रांच है वो सिर्फ एक ही ब्रांच है, वो है मेन ब्रांच। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अभी कोई भी ब्रांच दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पे ब्रांच बनाने के लिए हम कमांड यूज करते थे गेट ब्रांच। यहाँ पे ब्रांच बनाने के लिए आपको बस यहाँ पे या तो सर्च करना है या तो क्रिएट करना है। सिर्फ एक ही ब्रांच है। मैं अगर B1 ब्रांच बनाना चाहता हूँ तो जस्ट गो एंड राइट B1 एंड हिट एंटर। जैसे B1 यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिला है, डू यू वांट टू क्रिएट B1 फ्रॉम द मेन, आई से यस। इफ आई गो एंड डू दिस नाउ मैं B1 ब्रांच पे है और B1 ब्रांच चूंकि मेन से बना है तो यहाँ पे भी file1.txt है। अब इस B1 में जाके मैं एक और फाइल अगर ऐड कर दूं, राइट, लेट मी गो एंड क्रिएट वन मोर फाइल, file2.txt। इसको मैं बोल देता हूँ file2.txt एंड कमिट चेंजेस, कमिट हो गया। और मैं यहाँ पे अगर देखूं तो सर देखो ब्रांच B1 में मेरे दो फाइल्स है, file1 और file2। पर अगर मैं ब्रांच चेंज करके मेन में चला जाऊं
तो मेन में मेरा एक ही फाइल है, दैट इज file1.txt, और गिटहब स्मार्ट है। अभी क्या हुआ है, आपका जो मेन ब्रांच है ये था, इस मेन में आपके पास एक ही फाइल था file1.txt। आपने मेन को यूज करके ब्रांच b1 बनाया, वहां पे ऑलरेडी अपने आप आ गया file1.txt और आपके पास आ गया file2.txt। अब वापस से जैसे ही आप पीछे से इस वाले ब्रांच पे गए तो गिटहब को पता चल गया कि आपने दूसरे ब्रांच में एक नया फाइल बना रखा है file2.txt, और आप ऑब्वियसली चाहोगे कि इस फाइल को मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया जाए। तो मर्ज करने के लिए आप टर्मिनल में गिट मर्ज वाला कमांड यूज कर लेते थे। यहाँ पे आपको पॉपअप विंडो दिखाई दे रहा है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि क्या क्या चीजें आपको दूसरे ब्रांच से आने वाली है, राइट। तो आप पहले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, पुल रिक्वेस्ट में आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें होने वाली है, राइट। तो आपको दिख रहा है कि कोई भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे, और कोई भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आप जाके यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर दोगे, कंफर्म मर्ज। जैसे ही आपने ये मर्ज करा एंड इफ यू गो बैक टू द कोड, आपको अब मेन में भी दोनों file1 और file2.txt दिखाई दे रहे होंगे। पॉज करके वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए, अच्छे से सुनिए इसको जो मैं आपको कह रहा हूँ। हर एक कमांड जो हमने लोकल में रन करा था उसका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक यूजर इंटरफेस के थ्रू, क्लिक्स के थ्रू, यूआई के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी, ब्रांच क्या है, ब्रांच बनाना, फाइल ऐड करना, फाइल मॉडिफाई करना, कमिट करना, मर्ज करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर पा रहे हैं। तो हमें गिटहब का भी एक अच्छा खासा आइडिया हो चुका है। अब जब ये आइडिया हो चुका है तो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट कि और क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास रिमोट में, और रिमोट का मतलब क्या है, रिमोट का मतलब है github.com। अगर मेरे रिमोट में, अगर मेरे github.com में अगर मेरे पास यहाँ पे कोड बेस है, मैं इस कोड को लेके आना चाहता हूँ अपने लोकल मशीन में। हाउ कैन आई डू इट? दिस इज माई केस 1। इस केस को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, लेट मी गो बैक टू माई क्रोम, और यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का कोड आइकन दिखाई दे रहा होगा। व्हेन यू गो एंड क्लिक ऑन द कोड आइकन, आपको यहाँ पे इसका HTTPS URL भी दिखाई दे रहा होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद यू गो एंड ओपन द टर्मिनल। टर्मिनल में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ PW फोल्डर और यहाँ पे गेट हिंदी। आप ऐसे लोकेशन में चले जाइए जहाँ पे वो उस रिमोट रेपोजिटरी को आप लोकल में लाना चाहते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद आप करते हो गिट क्लोन, और आपने वो URL यहाँ पे पेस्ट कर दिया। गिट क्लोन एक ऐसा कमांड है जो आपको हेल्प करता है रिमोट गिटहब रिपोजिटरी के कोड को लोकल में लेके आने के लिए। जैसे हमने इसको रन किया, थोड़ा आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने ये कमांड रन किया है गिट क्लोन, और उसके बाद मैंने ये पूरा का पूरा URL दे दिया है, और उसके बाद ये सारे कमांड्स यहाँ पे रन हो रहे हैं। गिट क्लोनिंग इनटू दिस 10% डन, 100% डन, ब्ला ब्ला। एट दिस स्टेज ऑफ टाइम अगर मैं यहाँ पे ls करूँ तो मुझे एक रेपो फॉर द लर्निंग, ये जो रेपो मेरा रिमोट का था वो दिखने लगा है। आई कैन गो इनसाइड दिस cd रेपो फॉर लर्निंग, और यहाँ पे मजेदार बात ये होगी कि अगर यहाँ पे मैं गिट स्टेटस रन कर दूं, भले मैंने गिट इनिट नहीं किया है, स्टिल इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज। मीन्स दैट कोई अगर गिट हब से मैं रेपो को लेके आता हूँ तो ऑलरेडी गिट इनिशियलाइज्ड है, उसमें आपको गिट इनिट रन करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ आई गो एंड सी दैट ls, आपको ये दोनों फाइल्स दिखाई देंगे, file1.txt और file2.txt। अभी मैं लोकल में हूँ। अब मुझे बताओ कि अगर मैं git branch कमांड रन करूँ तो कितने ब्रांचेस दिखाई देंगे। पॉज द वीडियो एंड पुट दैट इनटू द आंसर इन द कमेंट्स। अगर मैं git branch यहाँ पे कर दूँ तो मुझे एक ही ब्रांच दिखाई दे रहा है, मेन। पर अगर मैं आपको ब्राउजर में दिखाऊं तो यहाँ पे तो 2 ब्रांचेस थे, मेन और B1 दोनों। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है सर, बिकॉज अभी आप यहाँ पे लोकल में हो। लोकल में बाय डिफॉल्ट आपके पास सिर्फ मेन ब्रांच है। अगर आपको रिमोट के ब्रांचेस भी देखने हैं तो आपको एक और ऑप्शन लगाना पड़ता है -i का, a का। तो अगर मैं इसको लिखूंगा
git branch माइनस ए, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके बॉस, आपके पास एक तो लोकल मेन ब्रांच है ही, और आपके पास एक है आपका रिमोट में ओरिजिन, और ये आपका B1 ब्रांच। और ये जो रिमोट्स ओरिजिन है ना, ये बस इस कनेक्शन को दर्शा रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरा लोकल मशीन क्या अभी किसी रिमोट गिटहब के साथ कनेक्टेड है, तो आप उसके लिए चेक करोगे कमांड कौन सा, git remote -p। जैसे आप git remote -p करते हो तो ये आपको बताता है कि क्या रिमोट से कनेक्टेड हो कि नहीं। क्योंकि ये वाला आपने रिमोट से ऑलरेडी क्लोन किया हुआ है, तो यू गेट कनेक्टेड, और उस कनेक्शन का नाम हमने लिख दे रखा है ओरिजिन। ये मेरा रिमोट रेपो का URL है और उसका नाम है ओरिजिन। इससे पहले वाले फोल्डर में जाऊं जिसमें सब कुछ मैं लोकल कर रहा था, रिमोट से कुछ भी नहीं कनेक्टेड था, तो गेट रिमोट -v शुड नॉट गेट मी एनी रिजल्ट्स। एक बार करके देख लेते हैं। सो I go to inside my projects, clear, and I go and do this git remote -p। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, बिकॉज दिस माई लोकल मशीन इज नॉट कनेक्टेड टू द रिमोट। फेयर एनफ। सो विद दिस हमारा जो पहला टास्क था कि मैं रिमोट को इधर से कनेक्ट करूँ, वो पॉसिबल हो गया है। और उसके लिए मैं जो कमांड यूज कर रहा हूँ दैट इज git clone and then this URL। आपको ये टेस्ट करना है कि कनेक्शन लोकल और रिमोट के बीच में है कि नहीं, तो आप यूज करते हो कमांड git remote -v। अब अगला यूज केस, मेरे लोकल में ऑलरेडी कोड है और मैं चाहता हूं ये वाला कोड रिमोट में ट्रांसफर कर दूं। तो इस वाले कोड को रिमोट में ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गिटहब में सबसे पहले एक रेपो बनाना होगा, और इस रेपो को जब मैं बना लूंगा तो फिर मुझे इस दोनों को कनेक्ट करना होगा। तो पहला स्टेप होगा आई हैव टू गो एंड मेक रेपो, देन आई हैव टू मेक द कनेक्शन, और तीसरा स्टेप होगा आई पुश द कोड, push the code। This will be the third step। Fair enough? Am I clear? So let's try to see that how we can go and do this। So what I do now is let me go to my terminal first। तो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है माई प्रोजेक्ट, और इसको मैं अभी गेट रिमोट -v मैंने जब किया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब कि इट्स नॉट कनेक्टेड टू द रिमोट। इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे डालना चाहता हूँ, तो मैं अब ओपन करूंगा क्रोम। क्रोम में एक और मुझे फिर से एक नया रेपो बनाना होगा, तो लेट मी गो एंड क्लिक ऑन दिस एंड क्रिएट न्यू रेपोजिटरीज एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज। आप चाहो तो आपका जो टर्मिनल में प्रोजेक्ट है विच इज माई प्रोजेक्ट, या तो इस नाम का बना सकते हो या फिर कुछ भी आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई प्रोजेक्ट, ये अवेलेबल है, दैट्स ग्रेट। एंड द रेपो फॉर द कोड इन द लोकल, मान लीजिए इस तरीके से, इसको पब्लिक ही रहने देते हैं, और लेट मी गो एंड क्लिक ऑन द क्रिएट रेपोजिटरी। github.com ना काफ़ी इंट्यूटिव है सर, कोई भी कमांड आपको याद करने की जरूरत है नहीं। जैसे आप एक बनाते हो यहाँ पे, तो आपको दो ऑप्शन दे रहा है कि आपको अगर कमांड लाइन पे बिल्कुल ही स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना है तो आप ये लाइंस फॉलो कर लो, और अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है कमांड लाइन में तो आप ये वाले कमांड्स फॉलो कर लो। हमारे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम ऊपर वाला यूज ना करके वी आर गोना मेक यूज ऑफ दिस। अब इसमें एक बार समझ लेते हैं कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। पहला स्टेप जो हमारा है उसमें हम रन कर रहे हैं कमांड git remote add। सो बेसिकली ये कमांड का काम होता है कि जो आपका लोकल मशीन है उसको आपको कनेक्ट कर दे github.com से। उसके बाद मैं एक ब्रांच मेन सेट कर रहा हूँ और उसके बाद उसको पुश कर दे रहा हूँ रिमोट में। तो यहाँ वाला जो कोड है वो कोड मूव हो जा रहा है वो तीसरे वाले लाइन से। तो इन तीनों लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपके टर्मिनल पे इसको लाके ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये करा, जैसे ही मैंने ये वाला कमांड रन किया विच वाज git remote add origin http github.com, राइट,
तो आप क्या देख रहे हो, git branch माइनस m, ये सारी चीज़ें। तो आपने ये सारी चीज़ों को काउंट करना चालू किया, फिर कंप्रेस किया, फिर सबको कंप्रेस करने के बाद यू हैव स्टार्टेड पुटिंग इट। ये सारी चीज़ों को होने के लिए सर ध्यान रखिएगा, यू नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तो आप अपने लोकल मशीन से गिटहब जो कि रिमोट है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। Fair enough. So with this we have been able to actually set up the connection between my local and the remote. Now let's try to think of one more hypothetical situation. How do we work in that case? मान लीजिए आप लोकल पे हैं, और आपने इसको कोड को पुश कर दिया रिमोट में, which is github.com। ठीक है, आपने मान लीजिए कुछ चेंजेस पुश किए file1.txt में, यहाँ पे file1.txt आ गया, एंड दिस इज एट द वर्जन लेट्स से दैट v1। तो अभी ये भी वर्जन v1 पे। अब इसी फाइल को किसी और डेवलपर ने चेंज करके कर दिया है फाइल 2.txt and now it is at the version v2। अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला कोड मेरे पास लोकल आ जाए, मेरे लोकल सिस्टम में वो आ जाए, तो उसके दो तरीके होते हैं सर, उसके दो तरीके होते हैं। एक पहला तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं गेट पुल। पहला तरीका जो होता है उसको हम कहते हैं सर गेट पुल। गेट पुल जब अगर आप करते हो तो आपके जो रिमोट के चेंजेस हैं दैट गेट्स कम। सो गेट पुल में आपके दो स्टेप्स होते हैं। एक पहला पार्ट होता है गेट फेच, ठीक है, पहला पार्ट होता है मेरा गेट फेच, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं गेट मर्ज। तो पहले आप कोड को फेच कर लेते हो रिमोट से और फिर आप मर्ज करते हो। तो एक तरीका होता है आपका गेट पुल, और जो दूसरा तरीका होता है उसको हम कहते हैं गिट रिबेस। तो उनमें थोड़े अंतर है। हम लोग ये रिमोट की चेंजेस को लोकल में लाने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं कि ये कैसे वर्कआउट हो पाता है। ग्रेट। सो नाउ we know that how the data has to be pushed from the local to the remote. Now let's do one thing in this. If I go and look at my terminal, so I'm inside this my project, and here if I go and see that ls command, I have 3 files inside the main repo, and if I go to my GitHub also, typically if I go and search, then all the file has been pushed, file 1, file 2 and file 3. Now at this point of time, if I go and add a new file into this, which is say like file 4.txt, file 4.txt, and say that new content added. So my remote has 4 files in the main branch, and my local terminal, if I go and open, I only have 3 files. If I want to go and bring the remote changes to my local, I can go and make use of the command called as git rebase, and then I want to say the origin main. So it is trying to say that the branch main is up to date. Why it is happening? Because rebase only happens when you have the code local. So what you can do, you can go one option that you go and do, that you can go and say the git and fetch origin. So this will bring all the remote changes to the local, and then I can go and do this git rebase origin main. So when I go and do this, it says successfully rebased and updated the ref handman. If I go and see now ls, so I have all the 4 files, file 1, file 2, file 3, file 4, and if I also go and do the git log, I see that whatever that I did create file 4, it is showing up on the top of it, and it gives me a very clean commit history. There is another way of taking the file from the remote to the local, and that is called as git pull. Let's try to see that option also. So let me go and create one more file. Let me go and create one 4 file, and let me go and call it as file 5.txt. And here I go and write that I am adding the 5th file. Click on the commit changes, done. And now I go back to my terminal. And now if I want to go and commit this, I can just go and write git pull. Git pull internally
does the git fetch and then it does the git merge. And if you can see here, the code has come up here and it has been added. If I go into the ls now, you will see there will be the 5 files. And now if I go into this git and I go and say that log, I go and see that I have got this commit as well. Right. So I see that to get the data back to your remote repo, right, you have two options, right? So let's say that I have this remote changes and I want to bring that on my local machine. I have two ways to achieve this. One is that I go and do the git fetch, and after doing the git fetch, I go and do the git rebase, and then I go and set the origin main. So it's a two-step process. Another option that I have is I go and say that git pull, which what it does, it internally merges, internally fetches, and then it merges the code. So these are the two ways of bringing it. I think you can use any of this. The first approach always give you a cleaner commit history. The second approach is much easier to follow. Normally in my practice, I normally go and do it. But sometimes if your team feels that we should have a very clean commit history, then I go and make use of this rebase approach. Now a question for you people is that, go try to find the difference between the rebase and pull. Try to find a concrete example which will help you differentiate that. Sometime in the interviewers might ask you that what is the difference between the rebase and the git pull. Answer, I already told you. Git pull helps you do things very easily and simply, but it sometimes complicates the whole trail of commit history. On the other hand, the git rebase helps you maintain that clean history of the commits. What does that mean? कैसे होगा वो, किस तरीके से होगा? मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप ये चैलेंज लीजिए, थोड़ा गूगल सर्च करिए, क्योंकि जब आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें और थोड़े अच्छे तरीके से समझ में आएंगी. पूरे कोर्स में मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको चीज़ें बता दूं और आपको रटा दूं, राइट? मेरा है कि मैं आपको इनेबल करूं. आई वांट टू इनेबल यू पीपल, ताकि आप खुद से चीज़ों को सीख पाओ और खुद से चीज़ों को कर पाओ. नाउ विद दैट सारे कॉन्सेप्ट हमारे गिटहब के कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको इस कोर्स के लिए ज़रूरी है, जो आपको इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ें जैसे कि आप चीज़ों को वर्जन कंट्रोल करना चालू कर सकते हैं. सर इसी के साथ हमारा वर्जन कंट्रोल गिटहब का जो वीडियो है वो कंक्लूड होता है. काफ़ी मज़ेदार था, एक लंबा वीडियो बन गया. आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए, आपको फायदा मिल रहा है. अगर अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ आप अपने जो लर्निंग्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर करिए. आप लिंक्डइन पे मुझे टैग करिए, बताइए कि हाउ इट इज़ हेल्पिंग यू. दो चीज़ों में ये हेल्प करेगा आपको. एक तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि आप चीज़ें कर रहे हैं, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे बिकॉज आप पब्लिकली कमिट कर रहे हो. और साथ में जब आप टैग मुझे करते हो तो आप मेरे नेटवर्क में जितने सारे HRs हैं, कंपनीज के फाउंडर्स हैं, मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल्सो गेट टू सी योर वर्क, और आपका एक नेटवर्क बनता है. तो वर्क ऑन दैट. आई होप इट वाज हेल्पफुल. इस वीडियो को आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप रिपीट करके देख सकते हो, पर तब तक देखना जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि दिस इज गोना हेल्प अ लॉट. आप किसी भी प्रोफेशन में आगे जाते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, गिटहब में आपको काम करना ही पड़ेगा. तो प्लीज मेक श्योर दैट आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया है, सारे कमांड्स प्रैक्टिस कर लिए, एंड कीप लर्निंग लाइक दिस. आवर जर्नी हैज जस्ट बिगन. अभी खूब सारी चीजें करेंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे. कीप लर्निंग.